हेलो एवरीवन। वी आर हियर इन द थर्ड लेक्चर और आज का जो टॉपिक है वह पूरी तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। कौन कौन से टॉपिक रहे हैं आपके पेपर में करंट अफेयर्स से जुड़े हुए और जहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे करंट अफेयर्स रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो पूरा का पूरा लेसन है वो पार्ट्स में मैंने बांट रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। तो जो जो अपडेट्स हो रहे हैं वो अपडेट्स आप यहाँ करते रहेंगे। ओके और चैप्टर्स के साथ जो मेरे साथ आपने स्टैटिक क्लासेस की हैं, चाहे वो फेस टू फेस की हो या ऑनलाइन की हो पूर्वांचल ऐसा एप्लीकेशन पर, तो वो चीज़ों को आप मर्ज करते जाइएगा। वहाँ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नई भी हैं। तो दोनों चीज़ों को मर्ज करके पूरा का पूरा सेशन है जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अपार्ट ऑफ दिस ऑल द स्टेटमेंट आई टेल यू लाइक अदर पीपल जिन्होंने मेरे से अगर क्लासेस नहीं भी की हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इन चीज़ों को इसी के आगे बढ़ते रहें। ओके और यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ उनका बैकग्राउंड भी देने के लिए। आइए हम सब लेसन नंबर 3 पर कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रवाल है और आप मुझे पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। ये वो टेलीग्राम चैनल है जो मैं आप सबको बार बार कहता हूँ जहाँ से आप जुड़े रहें, और यही वो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर मेरे साथ जो मेरे PDF हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कशन कर रहा हूँ वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप PDF ले लेंगे। ये जो भी लेसन्स मैं आपको ले रहा हूँ यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब जहाँ पर आप इस वीडियो को अपलोड कर मैंने जो अपलोड किया है जो आप वहाँ देख रहे हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेज अगर आप लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द पूर्वांचल IAS एप्लीकेशंस। आप वहाँ भी बात कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम यहाँ बात करेंगे आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 कोई नई चीज़ नहीं है, पर क्वेश्चंस नहीं आए हैं और मुझे पता है अगर ये आ गया तो आप कहेंगे करंट अफेयर्स का है। आदित्य L1 का जो न्यूज़ आता है वो 2010 से ही आता है और 2010 में ही बोल दिया जाता है कि PSLV एक्सेल वेरिएंट का एक लॉन्च व्हीकल है। ओके, एक वेरिएंट होता है PSLV का, उसकी मदद से वी विल लॉन्च इन 2016। वो अलग बात है कि डिले होते 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 ये अभी तक गया नहीं है। हो सकता है कि आपको लगे करंट अफेयर्स है, पर ये एक जनरल स्टैटिक क्वेश्चन है। हाँ, इस पर आज तक यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं दिए हैं। और यूपीएससी के अलावा जितने भी स्टेट PCS या CDS NDA आप जितने भी एग्जाम्स दे रहे हैं, इन 23 और 24 में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ये सारे के सारे वीडियोस आप सेव रखेंगे। ये सब के सब आपको हेल्प करने वाले हैं। आदित्य L1 क्या है, और स्पेशली बात करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन फिलहाल L1 पर ही पूछने वाला है। आदित्य L1 ये इंडिया द्वारा भेजा जाने वाला पहला सोलर मिशन होने वाला है और सन की जो मिस्ट्रीज़ होती हैं, रहस्य होते हैं, उनको जानने की कोशिश करने वाले हैं और बहुत सारी कोशिशें करने वाले हैं। और अगर बात करें तो जो सन के अंदर जो मिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे सोलर फ्लेयर क्या होता है, सोलर विंड्स क्या होते हैं, सोलर सुनामी क्या होती है, किस तरह से सोलर विंड दे आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम ऑन द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। और अगर 2020-22 के प्रीलिम्स का पेपर आपने देखा होगा तो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा भी था कि सोलर जो फ्लेयर्स होते हैं इससे व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इज गोइंग टू अपीयर ऑन द अर्थ। उसमें उन्होंने बोला था पावर ग्रिड सिस्टम फेल हो जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाती है, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजीज। इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया। यहाँ तक कि हो सकता है कुछ एरियाज में फॉरेस्ट फायर भी हो जाए। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं 2020-22 के प्री में भी। पर वो क्वेश्चन आदित्य मिशन से जुड़ा नहीं था, वो सोलर फ्लेयर से जुड़ा था। आदित्य L1 में टोटल 7 पेलोड्स होने वाले हैं। 7 पेलोड्स का मतलब वो 7 इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस जिसकी मदद से हम आदित्य मिशन को सफल करने वाले हैं। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पेलोड है जिसका नाम है VLC, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन अगेन फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशन। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ये विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ जो है ये एक सोलर कोरोनोग्राफ है। तो ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं सोलर कोरोना की स्टडी के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी और सोलर पोलरीमीटर ओके के साथ मिलकर पूरी इमेजेस देता है। और यहाँ पे एक बात करें तो सोलर कोरोना जो होता है ये काफ़ी करीब तक जाकर से सोलर जो डिस्क वगैरह होता है उसके इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर वो बताता है। ओके, लगभग ये जो इमेजेस ले सकता है वो काफ़ी करीब जाकर ले सकता है, क्लोज टू 1.05 टाइम्स द सोलर रेडियस। तो कहने का मतलब है काफ़ी करीब से इस तरह की चीज़ों को इस कोरोनाग्राफ की मदद से पिक्चर को लेना ओके अपने आप में दुनिया में सबसे बेहतरीन होने वाला है। दैट इज़ द रीज़न आई एम एक्सपेक्टिंग द VLC टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी अ क्वेश्चन इन योर पेपर। यहाँ पर एक सन के मैंने स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है। इस सन के स्ट्रक्चर में आपको अलग अलग जगह अलग अलग पार्ट दिख रहा होगा जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे सेंटर में कोर होता है। कोर ही एक्चुअल में वो रियल पोजीशन होता है जहाँ पर न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस होता है। वही न्यूक्लियर फिजन जहाँ से सन की एनर्जी जनरेट होती है।
उसके बाद के एरियाज़ को देखो, बाहर के एरियाज़ को, ये वाला जो एरिया है वो रेडिएटिव जोन है। ये वही जोन होता है जहाँ से जो हीट एनर्जी निकलती है वहाँ से पास होती है, तो यहाँ से पास होकर एनर्जी आगे बढ़ती है। कन्वेक्टिव जोन जो होता है, एनर्जी ट्रांसफर, यहाँ पे कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है जिससे ऊर्जा और आगे बढ़ती है। इस तरह करते करते लाइट पहुँच जाती है कहाँ? फोटोस्फीयर पे। फोटोस्फीयर मतलब ये एक्चुअल में वही पार्ट होता है जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सन बोल सकते हैं, विच वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व। और यही वो पार्ट है जो फोटो मतलब लाइट के फॉर्म में अपीयर होता है, और यही चीज़ है जो आपको दिखता है। तो सन का जो पार्ट आप देखते हैं, चलो फोटोस्फीयर देखते हैं। क्रोमोस्फीयर जो है वो हमेशा नहीं दिखता। ओके, क्रोमोस्फीयर जो है वो हमेशा नहीं दिखता, नॉर्मली इनविजिबल होता है। यही वो चीज़ है जो जब एक्लिप्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है, ग्रहण वगैरह लगते हैं, तो इन चीज़ों को देख पाना काफ़ी आसान होता है, क्रोमोस्फीयर। और रही बात करोना की, करोना वही वाला पार्ट है जिसके मिसलेनियस टेम्परेचर की स्टडी करने की बात हो रही है। मिसलेनियस टेम्परेचर की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सन के सरफेस का टेम्परेचर है, करोना का टेम्परेचर 6000 केल्विन ज़्यादा माना जाता है। तो ये 6000 केल्विन, ये जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है, जो मतलब जो ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही मिस्ट्रीज़ के बारे में, तो उनको यहाँ पर काफ़ी हद तक समझने में मदद मिलने वाली है, जो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है L1 क्या है। देखो, L1 को समझने के लिए आपको एक मैथमेटिशियन के बारे में जानना होगा। उस मैथमेटिशियन का नाम था लैग्रेंज। सो लैग्रेंज पॉइंट जो है, L असल में एक लैग्रेंज एक साइंटिस्ट है, उसी के नाम पर लिया गया। और ये जो लैग्रेंज है ना, वो एक मैथमेटिशियन है, एक गणितज्ञ है। इस बंदे ने कुछ चीज़ों के बारे में बताया। इसने बताया कि जो ब्रह्मांड होते हैं, ओके, वहाँ पर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इक्विलिब्रियम पर आ जाता है या बैलेंस में आ जाता है। आपको पता है ये जो इंटायर ब्रह्मांड है, इंटायर यूनिवर्स, इट इज़ मेड अप बाई 4 फोर्सेस, जो मैं आपको बार बार क्लासेस में भी बोलता आया हूँ। पहला जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स, और चौथा जिसे कहते हैं वीक फोर्स। यानी इंटायर ब्रह्मांड जो है वो 4 फोर्सेस से मिलकर बना हुआ है, और यही 4 फोर्सेस हैं जिसकी मदद से पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो टिका हुआ है, यानी बंधा हुआ है, यानी बंधा हुआ है। अब ये चारों के चारों जो फोर्सेस होते हैं, उनमें से एक ऐसा फोर्स है उसकी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्शनल फोर्स। ये करता क्या है? दो बड़े हैवी बॉडी के बीच लगने वाला एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब एक हैवी बॉडी क्या हो सकती है? एक हैवी बॉडी आप अर्थ मान लीजिए, एक हैवी बॉडी आप मून मान लीजिए। दोनों एक दूसरे को फोर्सिवली अपनी दूसरे की तरफ खींचते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये पेपर रिमेंबर। वहीं आगे मैं आपको और लिए चलूँ यहीं पर, तो आपको ये बताऊंगा कि इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन और अर्थ के बीच में भी एक तरह का फोर्स है। मतलब ये सिर्फ अर्थ और मून के बीच ही नहीं है, ये अर्थ और सन के बीच में भी है। ओके, और शायद टाइड जैसा फिनोमेना जो आप सुनते होंगे, जो पानी को अप और डाउन करता है, ये उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इसी तरह सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। लैग्रेंज एक मैथमेटिशियन है, वो बताते हैं कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर हम किसी सैटेलाइट को अगर रखें तो वहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है ना, वो बैलेंस में आ जाती है। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अगर बैलेंस में आ जाती है तो यहाँ पर सैटेलाइट को रखना काफ़ी आसान होता है, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। किस तरह की दिक्कत नहीं होती, मैं आपको समझाता हूँ। असल में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का अट्रैक्शनल फोर्स है, और जब इस अट्रैक्शन फोर्स के अंदर कोई चीज़ आ जाती है तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है पिक्चर इमेजेस लेना। और आपको एक्स्ट्रा बताऊँ तो यहाँ पर किसी सैटेलाइट को एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ जाती है। क्या? किसी सैटेलाइट को एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ जाती है किसी फ्यूल की, तो किसी सैटेलाइट्स को वहाँ रखकर अच्छी तरह से काम नहीं करा सकते। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसी जगह होती है जो लैग्रेंज नामक मैथमेटिशियन ने बताया था कि उन जगहों पर अगर हम सैटेलाइट को रखेंगे जो दो बड़े सेलेस्टिकल बॉडी के बीच आते हैं, तो वहाँ पर जो सैटेलाइट्स होता है, उन सैटेलाइट्स को उस जगह पर रहने के लिए स्पेसक्राफ्ट को एक्स्ट्रा फ्यूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ जो नेचुरल फोर्सेज होते हैं, वो नेचुरल फोर्सेज जो है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज है, जो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं, वो वहाँ पर काम नहीं करेंगे। ओके, तो वही वो लैग्रेंज पॉइंट है जहाँ पर हम चीज़ों को लगाने जा रहे हैं। वो लैग्रेंज पॉइंट एक्चुअल में मान लो ये आपका जो है, ओके, ये मान लो इट इज़ अ अर्थ, ये अर्थ है, ये आपका सन है, गॉट इट, सन है। ये L1 पॉइंट अर्थ से यहाँ पर लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कहाँ है ये? 1.5 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो 1.5 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर जो L1 पॉइंट है, यहाँ पर एक्चुअल में हम क्या लगाने वाले हैं? आदित्य सैटेलाइट को लगाने वाले हैं, और इस जगह से आदित्य सैटेलाइट यहाँ सन को वॉच करने वाला है और सन की सारी एक्टिविटी को देखने वाला है। और ये जो 1.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, जो अर्थ से यहाँ पर इसकी डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ, यहीं पर सैटेलाइट होने वाला है। अब देखिए, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर किसी भी मास के ऑब्जेक्ट को अगर आप रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। सोचो, मैथमेटिक्स अगर नहीं होता तो आज ब्रह्मांड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती।
आर्यभट्ट भी एक मैथमेटिशियन ही थे जिन्होंने जीरो के कंसेप्ट के आधार पर पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताया था। तो वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पुल्स होते हैं वो पूरी तरह से एक जो मास है ना, जो टू लार्ज मासेस हैं उनके बीच में यहाँ पर जो भी फोर्सेस होते हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं। ओके, और यहाँ पर अगर आप बात करें, ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ स्पेस क्राफ्ट को किसी भी तरह के फ्यूल वगैरह की बात करें तो वहाँ उसका कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है यहाँ जो L2 पॉइंट आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये L2 पॉइंट वही है जो अर्थ के इस साइड है, यानी सन इधर है, सन इधर है, आदित्य यहाँ है, आदित्य यहाँ है जो होगा, अर्थ यहाँ है, अर्थ यहाँ है, और L2 पॉइंट ये है दोस्त, L2 पॉइंट ये जहाँ पर हब्बल स्पेस टेलीस्कोप लगाया गया है। अभी हम आगे हब्बल स्पेस टेलीस्कोप पे भी चलेंगे, दोस्त आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशन, उस पर भी बात करेंगे। आगे चलते हैं। जो मैंने आपको बोला कि इस तरह की स्टडी क्यों ज़रूरी है, वाई डू वी स्टडी ऑफ सन एंड सोलर विंड, तो सीधा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्योंकि इसकी मदद से हम काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सन ही ऐसा है जो स्टार है जो हमारे अर्थ के सबसे करीब है। तो जब सन हमारे अर्थ के सबसे करीब है तो डेफिनेटली जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो काफ़ी नॉलेज ले सकते हैं ओके स्टार्स के बारे में। और सबसे अच्छी चीज़ है हम सन की स्टडी कर लेते हैं क्योंकि सन इज द नियरेस्ट स्टार। दूसरी तरफ लिए चलते हैं कि अर्थ की तरफ जो हीट है और जो लाइट है, जो लाइफ के लिए जिम्मेदार है, ओके उस हीट और लाइट के बीच जिम्मेदार क्या है, सन के अंदर ऐसी कौन सी चीज़। इसके बाद जो सोलर विंड्स होते हैं इसके बारे में भी कहा जाता है, ये एक तरह के फ्लो ऑफ आयोनाइज गैसेस हैं जो सन से जनरेट होते हैं, और इस तरह के ये स्ट्रीम्स वगैरह होते हैं जो अर्थ में मैसी स्पीड के साथ आते हैं, ओके मोर देन 500 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो मिलियन माइल्स पर आवर्स के हिसाब से जो आते हैं, ये जो सोलर विंड्स वगैरह होते हैं, इनकी चीज़ों को समझने में काफ़ी हद तक मदद मिलने वाली है। और इसके अलावा आपको बताऊं तो सोलर जो विंड्स वगैरह होते हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, ओके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड वगैरह को कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। तो ये सारी स्टडी होने वाली है और इसी चीज़ के बारे में हम लोग आदित्य तलवन में देखने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्त इस तरह से क्या क्या होने वाला है। फिलहाल आदित्य तलवन अपने आप में पहला नहीं है, ठीक है, इसके पहले कुछ और भी मिशन है जो भेजे गए हैं, जैसे पार्कर मिशन, जैसे सोलर ऑर्बिटर मिशन, सोलो मिशन, ओके ये कुछ ऐसे मिशन हैं जो पहले भेजे जा चुके हैं जो सन की इस तरह की मिस्ट्रीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक ऐसा मिशन है जो आगे भविष्य में नासा की तैयारी चल रही है जो भेजने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पर एक इंडियन साइंटिस्ट भी हैं, उनको उसका को इन्वेस्टिगेटर भी बनाया गया है जिनका नाम है दीपांकर बनर्जी, ठीक है। तो फिलहाल सन की स्टडीज़ के लिए बहुत सारे काम होने वाले हैं, उनमें से एक जो भारत भी करने वाला है। और अगेन आई रिपीट, अभी ये गया नहीं है, आगे आने वाले समय में ये मिशन जो होगा वो जाएगा ही जाएगा। आगे आपको लिए चलते हैं। नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टेलेशन, नाविक, वही नाविक जिसको हम लोग IRNSS के नाम से जानते हैं, वही नाविक जिसे हम लोग IRNSS के नाम से जानते हैं, ओके ये वही है जिसको हम लोग IRNSS के नाम से जानते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ओके इसमें कुछ नए अपडेट्स भी आए हैं। IRNSS एक तरह का रीजनल GPS है। IRNSS क्या है? IRNSS एक तरह का रीजनल GPS होता है। IRNSS एक तरह का रीजनल GPS होता है। क्या होता है रीजनल GPS में? रीजनल GPS वो होते हैं जो सिर्फ आपके एरिया को या फिर आपके एरिया से कुछ आउटस्कर्ट एरियाज में थोड़ा बहुत आगे पीछे और वो स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, यानी लोकेशन को देख सकते हैं। इसमें कुछ नए अपडेट्स आए हैं। ओके स्टैटिक पोर्शन है, मैंने आपको नाविक पूरा कवर किया हुआ है। ओके नाविक का पूरा नाम है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशंस, इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ नाविक। ओके और ये IRNSS का ही एक उभरता हुआ नाम है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो पूरा का पूरा नाविक है, ओके ये हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2016 में IRNSS प्रोजेक्ट को, IRNSS प्रोजेक्ट को डेडिकेट किया था फिशरमैन ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि गलती से जो हमारे मछुआरे होते हैं वो बांग्लादेश एरिया में घुस जाते हैं, पाकिस्तान एरिया में घुस जाते हैं, श्रीलंका एरिया में घुस जाते हैं ओशन के रास्ते, और वो पकड़े जाते हैं वहाँ की कोस्ट गार्ड से। तो फिलहाल उनको एक डिवाइस दे दिया जाएगा और जो डिवाइस होगा वो IRNSS के सैटेलाइट से जुड़ा होगा। तो दे विल एक्सेस ऑल द लोकेशन वेरी वेल कि एक्चुअली वेयर दे आर गोइंग। तो काफ़ी हद तक उसी लिए यहाँ पर नाविक नाम दिया गया, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टेलेशन, ओके उनको डेडिकेट करने के लिए। जबकि IRNSS जो है वो 2016 के आसपास तक पूरी तरह से काम करना प्रारंभ कर चुका था। इसमें टोटल 7 कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स किए गए थे। और नाविक के बारे में अगर आप बात करें, जो शुरुआत में IRNSS के नाम से बोला जाता था, वो एक्चुअल में उसकी ज़रूरत थी कारगिल के टाइम में। कारगिल के टाइम में हमें एक ऐसे नेविगेशन की ज़रूरत थी जो इंडिया का जो कारगिल वाला एरिया है, जिसे पाकिस्तान वालों ने अपना बंकर बनाया था, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको जानने के लिए वहाँ हमने अमेरिका से मदद भी मांगी थी। अमेरिका का एक ग्लोबल GPS था उस टाइम, है ना, 1998 की बात कर रहा हूँ, जब अटल जी की गवर्नमेंट थी हमारे भारत में। 1998 में हमने उसकी मदद भी मांगी थी जिसका नाम था ओके नवस्टार। ये नवस्टार दुनिया का पहला ग्लोबल GPS है जो अमेरिका का है, पर उन्होंने देने से मना कर दिया था। तब जाकर भारत बाद में समझ में आता है, 2006 में हम इस प्रोजेक्ट को लाते हैं।
2016 में सारे के सारे कॉन्स्टलेशन को पूरा करते हैं। फिलहाल कुछ सैटेलाइट बाद में ख़राब भी होते हैं, 2018 तक उन्हें पूरा किया जाता है। और आज 7 सैटेलाइट की मदद से, जिस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 के आसपास इन्होंने बनाया भी है, मेंस में भी और पीटी में भी 2017 के आसपास ये क्वेश्चन IRNSS पे पूछा जा चुका है, इसलिए मैं अब थोड़ा नाम और ले रहा था। फिलहाल आपको लिए चलते हैं इसमें नए अपडेट्स क्या हैं। अब एक नई चीज़ होने जा रही है जो IRNSS को लेके होने वाली है। पता क्या होने वाला, अब हम ऐसा कह रहे हैं कि IRNSS की मदद से हम लोग क्यों ना इस सैटेलाइट्स के अंदर कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करें जिसकी मदद से हम लोग इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी न्यूज़ को लेकर L1 फ्रीक्वेंसी चर्चा का विषय है। तो भविष्य में असल में हम करने क्या वाले हैं, अब जो कुछ नए जो IRNSS हम लगाने जा रहे हैं, अपार्ट ऑफ दीज 7 सैटेलाइट जो लगाए जा चुके हैं, उनको फ्यूचर में हम लगाने वाले हैं। जैसा कि अभी बोला जा रहा है कि जून 2023 तक ऐसा माना जा रहा है कि इसको भेज दिया जाएगा, एक IRNSS को भेज दिया जाएगा, जिस IRNSS का नाम होगा IRNSS 1J। ओके, IRNSS 1J, जिसको हम NVS 01 के नाम से भी जानते हैं, यानी नेविगेशन सैटेलाइट 01 के नाम से जानेंगे, जिसकी तैयारी चल रही है GSLV 2 वेरिएंट, GSLV MK2 वेरिएंट के रॉकेट से भेजने की तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये L1 फ्रीक्वेंसी इक्विप्ड होगा। अब बात होती है L1 फ्रीक्वेंसी, इतनी क्या जरूरत है कि L1 फ्रीक्वेंसी इक्विप्ड इसको बनाने की जरूरत है। असल में क्या है, देखो यहाँ पे मैं बात बताऊँ, L1 फ्रीक्वेंसी एक ओल्डेस्ट और मोस्ट इस्टेब्लिश GPS सिग्नल है। ओके, और ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी डिवाइसेस आजकल जो इंटरनेट वगैरह से एक्सेस हो सकते हैं, जैसे बेस्ट ले लीजिए स्मार्ट वॉचेस वगैरह को ना हम सीधे के सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। आप स्मार्ट वॉचेस को सीधा का सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और इस तरीके से आप जो सिविलियन यूज़ में जो गैजेट्स वगैरह ले रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उन सबको आप सीधा का सीधा सैटेलाइट से एक्सेस दे सकते हैं। एक बार मैंने स्टूडेंट से क्लास में पूछा, ये बताओ हम जो GPS यूज़ करते हैं वो कौन सा GPS है, तो उन्होंने सोचा ये GPS जो है वो सैटेलाइट बेस्ड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जिस GPS को अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, इवन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना, जो गूगल या इस तरह के ये चीज़ें बच्चा जो है वो टावर बेस्ड GPS होती है। आप उन एरियाज़ में चले जाइए जहाँ टावर नहीं है, आपको GPS हेल्प नहीं करेगा, लोकेशन नहीं बताएगा, ठीक है। और मैं जिस GPS की बात कर रहा हूँ ये आपको हर जगह लोकेशन बताएगा, चाहे आप हिमालय की पीक पे भी चले जाए, क्योंकि सैटेलाइट आपके ऊपर है। ओके, और इसके कह रहे हैं इसको एक ट्रायंगल की तरह से पोजीशन बनाने वाला है। इसके लिए कहा जा रहा है कि इससे कुछ ग्राउंड स्टेशन होंगे जो जापान और फ्रांस में भी बनाए जाएंगे, जिससे पूरा ट्रायंगुलेट एक शेप में होगा और इंटायर एरिया जो होगा वो नाविक कवरेज के अंदर होगा। देखते हैं दोस्त किस तरीके से L1 फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। लेकिन भविष्य में अब याद रखिएगा, अब L1 फ्रीक्वेंसी के तर्ज पे ही IRNSS के नए सैटेलाइट भेजने की तैयारी चल रही है। और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है, सैटेलाइट्स के थ्रू नेविगेशन और इस तरह की चीज़ें, और काफ़ी हद तक हम मतलब इंटरनेट वगैरह इसको यूज़ करने की बात कर रहे हैं। आपको बताऊं, कुछ साल पहले न्यूज़ में था, एक क्वेलकम टेक्नोलॉजी है, क्वेलकम टेक्नोलॉजी। ओके, ये ऐसी कंपनी है जो फ़ोन वगैरह भी बनाती है, चिप्स फैब्रिकेशन का काम करती है, चिप्स वगैरह के काम करती है, फ़ोन नहीं, चिप्स वगैरह के फैब्रिकेशन में काम करती है। इन्होंने भारत सरकार से बात भी की इसरो से कि भाई भविष्य में ना मुझे तुम लोग के जो IRNSS हैं इनके सैटेलाइट्स की मदद चाहिए और इंटरनेट देने के लिए। तो इस तरह के न्यूज़ या इस तरह की चर्चाएँ जो हैं वो रही हैं। तो L1 फ्रीक्वेंसी को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाविक के बारे में मैंने बता दिया, ये इंडिया का अपना है GPS सिस्टम है और 2018 से पूरी तरह ऑपरेशनल है। 2006 में फ़िलहाल 2006 से इसको लगाना शुरू किया गया। ओके, 2006 में इसको अप्रूवल मिला है। और 2013 में जो है वो पहला सैटेलाइट लगाया गया, दैट वाज IRNSS 1A। ओके, और 2016 में जाकर इसके जो 7वें सैटेलाइट थे उसको पूरे कर लिए गए थे। सैटेलाइट का नाम IRNSS 1A, 1B, 1C इस तरह से ही नाम रखा गया, 1D, 1E, 1F, ओके, एंड 1G। तो 1G का कॉन्स्टलेशन 2016 में पूरा हो गया था। लेकिन 1A में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। क्या प्रॉब्लम आए थे? इनमें जो एटॉमिक क्लॉक थे वो खराब हो गए थे। एटॉमिक क्लॉक जो होते हैं बच्चा, वो एक्चुअल में मेन पेलोड होता है किसी भी सैटेलाइट्स में, एक्चुअली फॉर GPS में। ये क्या करता है, लोकेशन और पोजीशन एक्यूरेसी बताता है। अब वही मेन पेलोड जो लोकेशन पोजीशन एक्यूरेसी बताता है, उसी में दिक्कत हो जाएगी तो फिर उस सैटेलाइट किस काम का। उसी लिए बाद में चलकर 2-3 सैटेलाइट और भेजे जाते हैं, ओके, जो IRNSS 1E की जगह लेते हैं। 1H भेजा जाता है पर वो फेल हो जाता है, फिर जाके 1I भेजा जाता है जो कि पूरी तरह से सफल हो जाता है, और 1I जो होता है 1A की पोजीशन ले लेता है। और इसीलिए अभी आपने पीछे क्या देखा था, इधर देखे आपने क्या देखा था, 1J भेजने जा रहे हैं, यानी 7 के बाद अब 8वीं तैयारी चल रही है। तो अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ें आपको समझाने में मुझे आसानी हो रही है। जनरली जो रेडियो फ्रीक्वेंसी L1 फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच होती है, ओके। और L1 फ्रीक्वेंसी आपको बताऊं तो सबसे कॉमन फ्रीक्वेंसी है किसी GPS के लिए, जो मैंने अभी आपको पीछे बोला था।
यहाँ पर एक पिक्चर आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है आईएनएसएस किन किन एरियाज में काम कर सकते हैं। फिलहाल आईएनएसएस में टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें 3 सैटेलाइट जो है वो जियो में है और 4 सैटेलाइट जो है वो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में है। ओके, तो 3 इन द जियो एंड 4 इन द जीएसओ सैटेलाइट्स। ओके, आईएनएसएस की अगर बात करें तो आप काफ़ी हद तक देख सकते हैं, मैंने आपको समझा ही दिया है कि आईएनएसएस का पर्पस क्या है, सिविलियन भी है और डिफेंस भी है। ओके, वो अलग बात है कि शुरुआत में उसको डिफेंस के लिए बोला गया था, लेकिन बाद में इसका यूज़ सिविलियन भी किया गया है। इसमें क्या क्या बेनिफिट होता है, टेरेस्ट्रियल, एरियल, मैरीटाइम नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन मोबाइल फोन में कर सकते हैं, प्रिसाइज टाइमिंग, बहुत क्लियरिटी के साथ लोकेशन वाइज देता है, विजुअल और वॉइस नेविगेशन भी कर सकते हैं, ड्राइवर कर सकता है, मैपिंग वगैरह कर सकते हैं और टेरेस्ट्रियल नेविगेशन भी कर सकते हैं। ओके, कहीं घूम रहे हैं या कुछ जा रहे हैं तो आसानी से आपके लिए काफ़ी मदद होने वाली है। तो L1 फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो का अपना नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है जिसकी तैयारी चल रही है, इसको NGLV कहते हैं। NGLV का मतलब हो गया नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। देखो आजकल आप देखोगे SSLV न्यूज़ में आ रहा है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, NGLV न्यूज़ में आ रहा है। तो आप देखो PSLV GSLV की जो ज़रूरत है ना वो तो है, लेकिन PSLV GSLV के साथ कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहिए और वो पूरा नहीं कर पा रही है। जैसे PSLV बनाने बड़ा महंगा पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी साइंटिस्ट लगते हैं और तब बनकर PSLV होता है। अगर उसी तरह का काम किसी छोटे मोटे सैटेलाइट को भेजने के लिए अगर हम छोटे छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल बना ले तो काफ़ी पैसा बचेगा, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ओके, और सैटेलाइट्स और साइंटिस्ट भी कम लगेंगे। इसी तरफ अगर आप देखें तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो चर्चा का विषय है और इन पे क्वेश्चंस आने ही आने हैं जो पिछले 2-3 साल से बार बार न्यूज़ में रहे हैं। ओके, इस साल भी NGLV एक नया है जो न्यूज़ में रहा है। NGLV है क्या, पूरी तरह से यहाँ कोशिश करनी क्यों ना हम धीरे धीरे PSLV को रिप्लेस कर दें। वैसे तो PSLV को वर्क हॉर्स के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स, इसके अलावा दुनिया के और कंट्री के भी सैटेलाइट्स बहुत सारे PSLV की मदद से भेजे गए, इसलिए इसको वर्क हॉर्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, हॉर्स मतलब जो जैसे अपनी पीठ पर उठाकर सामान ले जाते हैं, तो ये अपनी पीठ पर उठाकर कह लो कि बहुत सारी कंट्रीज़ के सैटेलाइट भी लेकर गया है। NGLV के बारे में अगर बात करें तो ये भी हैवी लिफ्ट व्हीकल हो सकता है की तरह यूज़ कर सकते हैं। 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल होगा और इसमें क्रायोजेनिक की यूज अगर ना लेकर पार्शियल क्रायोजेनिक यानी सेमी क्रायोजेनिक इंजन को यूज़ करने वाले हैं, बूस्टर की तरह से बूस्ट करने के लिए स्पीड को। कह रहे हैं इसका जो कैपेसिटी होगी वो 10 टन तक के पेलोड को ले जा सकते हैं जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में। जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट वही होता है जब हम किसी सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर से ±5,000 से 6,000 किलोमीटर की हाइट पर ले जाते हैं। थोड़ा सा इलेप्टिकल पाथ आता है, वो आता है जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। कॉस्ट एफिशिएंट है, इसको बनाने में पैसा कम लगेगा, काफ़ी सिंपल है और बल्क लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, जो मैंने आपको अभी तुरंत बोला ही था इसकी शुरुआत में ही कि NGLV और SSLV को लाने के पीछे कारण क्या है। वही दूसरी तरफ अगर आप इसके पोटेंशियल यूज़ की बात करें, आप खुद सोच सकते हैं जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में हम एक्चुअल में कम्युनिकेशन वाले ही सैटेलाइट लगाते हैं। इसके अलावा अगर हैवी वेट आप ले जा सकते हैं तो डेफिनेटली इसकी मदद से भविष्य में ह्यूमन को ले जा सकते हैं। मैं हर चीज़ों को समझाते जा रहा हूँ कैसे कैसे जियोस्टेशनरी ट्रांसफर हमारे लिए बेनिफिशियल होगा जब NGLV की मदद से सैटेलाइट जाएगा, और कैसे 10-10 हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा जब NGLV की मदद से ये सैटेलाइट जा सकता है। ओके, तो ये बहुत से तरह के कॉमर्शियल और नेशनल लेवल पे बहुत सारे मिशंस को पूरा करेगा NGLV। फिलहाल अगर हम लॉन्च व्हीकल की बात करें भारत के दृष्टिकोण से, तो भारत के पास फिलहाल 4 जनरेशन के लॉन्च व्हीकल SLV, ASLV, PSLV और GSLV बोले जाते थे, लेकिन अब जो है वो सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी है, रीयूजेबल रॉकेट भी न्यूज़ में आ रहा है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होता है, असल में ऐसे लॉन्च व्हीकल होते हैं जिन्हें हम पुनः यूज़ में ला सकते हैं। फिलहाल इसका एक ट्रायल भारत में 2016 में हो चुका है और दूसरा ट्रायल अभी हाल ही के दिनों में हुआ है। तो हो सकता है आपके पेपर में, आने वाले पेपर में RLV पे भी क्वेश्चन पूछा जाए, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, लेकिन ये अभी TD पर है। TD का मतलब होता है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, और टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि छोटे लेवल पर ही अभी ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, अभी इसको बड़े लेवल पर और ज़्यादा विकसित करने की जरूरत है। तो इसके 2 ट्रायल हो चुके हैं दोस्त RLV के बारे में। तो याद रखिएगा, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल वही होते हैं जिनको एक बार भेजने के बाद दोबारा उतार कर लाकर फिर से किसी मिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट ऑल्सो। और गगनयान जैसे मिशन में हमें इस तरह के लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी ही चाहिए, क्योंकि गगनयान में जब हम ह्यूमन को स्पेस में भेज रहे हैं तो उन्हें सेफली हमको उतार के लाना भी है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, RLV स्टिल इंपॉर्टेंट। आगे आपको लिए चलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको मैं कह रहा था कि आगे चलने वाले न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल में इसको हटाने की बात चल रही है, क्योंकि न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल के साथ एक कॉमन फीचर क्या है, वो PSLV जैसे भी काम करेगा और GSLV जैसे भी काम करेगा। एक्चुअल में अगर कंक्लूजन बोला जाए तो कंक्लूजन यही है। गॉट इट। हम थोड़ा सा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्चुअल में जो बनाया गया, ये पोलर सैटेलाइट्स को पोलर ऑर्बिट में भेजने के लिए बनाया गया। पोलर सैटेलाइट वही होते हैं जनरली जिनको हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं,
और जनरली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट काफ़ी पास में भेजे जाते हैं। काफ़ी पास में भेजे जाते हैं का मतलब होता है लियो ऑर्बिट में भेजे जाते हैं। इनका जो डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 50 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच होता है। कितना होता है? 50 किलोमीटर से लगभग 2000 किलोमीटर के बीच होता है। फिलहाल भारत में पहली बार पीएसएलवी का जो सक्सेसफुल ट्रायल किया गया था वो 1994 में किया गया था। ओके, 1994 में किया गया था। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि इसे हम वर्क हॉर्स के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रीज के मिशंस भेजे थे। ओके, यही आपको और लिए चलते हैं पीएसएलवी की कुछ अनोखी बातें जहाँ पर आपको पीएसएलवी की तारीफ आप किए नहीं थकेंगे या रुकेंगे। जहाँ पर आप देखो कि पीएसएलवी जिसकी क्षमता थी कि ज़्यादा दूरी तक सैटेलाइट को ना ले जाना, वहीं पर कम वेट के सैटेलाइट को लेकिन ये ले जा सकता था। तो वहाँ पर चंद्रयान 1 को ये 2008 में ले जाता है और वहीं मंगलयान 1 को 2013 में भी ले जाता है। यानी पीएसएलवी बहुत बड़े बड़े काम करता है। अगर आप पीएसएलवी की बात करें तो पीएसएलवी फिलहाल कुल 4 स्टेज का रॉकेट है या लॉन्च व्हीकल है। ओके, इसके सारे के सारे एंड्स में अगर बात करें तो इसमें सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड 4 डिफरेंट स्टेजेस में प्रोपेलेंट को यूज़ किया जाता है। और पीएसएलवी अगर देखा जाए तो कम मास को, आप पता है अगर आप इसरो की साइट पे जाएं तो इसरो ने लिखा भी है, इसरो ने ये लिखा हुआ कि अगर आप पीएसएलवी को यूज़ करना चाहते हैं 1425 किलोग्राम तक के मास को पीएसएलवी की मदद से आप जीटीओ या उससे अधिक दूरी पर ले जा सकते हैं, 1425 किलोग्राम तक या उससे कम। और वहीं अगर आप मास बढ़ाकर 1750 किलोग्राम तक कर देते हैं, ओके, या उससे कम, तब आप इसको लियो तक भी ले जा सकते हैं, यानी पास में। यानी कहने का मतलब है वेट कम है या मास कम है तो दूरी थोड़ा ज़्यादा है, और अगर मास या वेट थोड़ा ज़्यादा है तो दूरी थोड़ी कम है। लेकिन ओवरऑल तो कैपेसिटी ऑफ अगर पीएसएलवी देखो तो 1425 और 1750 है, जो इसरो ऑफिशियल रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। इसरो की साइट पे जाके इसरो अभी भी यही इंफॉर्मेशन लिखता है। ओके, इसका सीधा मतलब है कि अगर चंद्रयान 1 और मंगलयान ये सारे गए होंगे जो कि जीटीओ और इसके ऊपर गए होंगे तो ये काफ़ी दूरी तक नहीं गए होंगे। डेफिनेटली आप समझ चुके हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। चंद्रयान 1 का जो मास था वो करीब 1380 किलोग्राम था। कितना था बच्चा? 1380 किलोग्राम था। मंगलयान भी कुछ ऐसे ही था, 1350 किलोग्राम के आसपास था। एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा, लेकिन लगभग उसी के आसपास आपको मिलेगा। आगे लिए चलते हैं आपको एसएसएलवी की तरफ, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो मैं फिर कह रहा हूँ एनजीएलवी और एसएसएलवी में से कुछ ना कुछ आना चाहिए। ओके, एसएसएलवी जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, फिलहाल स्मॉलेस्ट व्हीकल इसको आप बोल सकते हैं। और जो अर्थ लो ऑर्बिट्स वगैरह जो है, लो ऑर्बिट किसको कहते हैं? जनरली पास की डिस्टेंस को, 50 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को मैंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है। ओके, जिसमें मैंने बोला है कि इसको आप लियो के नाम से जानिए, 50 किलोमीटर से लेकर लगभग 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस को। ये 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है। इसमें सारे के सारे जो होंगे वो सॉलिड नेचर के प्रोपेलेंट होंगे। ओके, सॉलिड नेचर के प्रोपेलेंट जनरली हम लोग एचटीपीबी का यूज़ करते हैं। ये एक सिंथेटिक प्रोपेलेंट है जिसका पूरा नाम है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन। ओके, और आपको बताऊं इसकी अगर क्षमता देखें एसएसएलवी तो कितनी है, तो ये कहा जा रहा है कि 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को लगभग 500 किलोमीटर, लो अर्थ ऑर्बिट देखो 500 किलोमीटर आ जाएगा 50 से 2000 किलोमीटर के बीच में, और 300 किलोग्राम का अगर सैटेलाइट है तो उसको वो पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जा सकता है। और पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट मैं कहता हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बेस्ट ऑर्बिट होता है जहां पर इट इज लुकिंग लाइक दैट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम सैटेलाइट फॉलो पाथ ऑफ सन। ये ऐसे ऑर्बिट होते हैं जहां लगता है हर समय सैटेलाइट सन का पीछा कर रहा है, तो कभी सन का शैडो नहीं आने पाता है किसी जगह के लोकेशन पर, और हमेशा पिक्चर और इमेजेस बेस्ट दिखाई देती हैं। और शायद आपको पता होगा, मैंने आपको स्टैटिक वगैरह में भी पढ़ाया है क्लास में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डॉन एंड डस्क ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। तो इसी को हम लोग डॉन एंड डस्क ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, बेनिफिट अगर देखा जाए एसएसएलवी का क्या है? हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो कम रेट पे बन जाए, वो यहाँ पर है। हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो कम समय में बन जाए, वो भी है। हमें ऐसी चीज़ चाहिए कि डिफरेंट तरह के सैटेलाइट के हिसाब से हमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उस हिसाब से हम बना लें, वो भी है। ओके, और जिस हिसाब से हमें डिमांड चाहिए उस हिसाब से बना लें, ये सारी चीज़ें, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी काफ़ी कम ज़रूरी है। तो फिर आप ये देख लीजिए कि एसएसएलवी आपको हर मामले में बेहतर है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्क्रीन पर समझाने की कोशिश की गई है। लियो ऑर्बिट में लगभग 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को ले जा सकता है, और सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में लगभग 300 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को ले जा सकता है। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए तो लॉन्च ऑन डिमांड है, जिस हिसाब से आपको जरूरत है उस हिसाब से एसएसएलवी बनाया जा सकता है। लोअर पर किलोग्राम कास्ट है, 1 किलोग्राम तक की चीज़ों को बनाने में इस हिसाब से अगर आप कास्ट देखेंगे इसका कॉस्ट बहुत कम है। टर्न अराउंड टाइम काफ़ी कम है। ओके, जल्दी हो जाता है। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी रेट, काफ़ी तेज़ी से बना सकते हैं। और मल्टीपल सैटेलाइट्स को, जैसे नैनो है, माइक्रो है, स्मॉल है, इस तरह के डिफरेंट साइज के जो सैटेलाइट्स होते हैं हम आसानी से भेज सकते हैं। जो इंडियाज भारती इंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूँ, एक मेजर इन्वेस्टर है यहाँ पर जो वन वे में एक शेयर होल्डर है।
आप समझ में आई बात जो मैं आपको पीछे बोल रहा था कि OneWeb के 36 सैटेलाइट्स को जो हम लोगों ने GSLV MK3 M2 की मदद से भेजा है, ठीक है, वो काफ़ी हद तक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। एयरटेल जैसी जो कंपनी है और उसके साथ शेयर होल्डर हैं, मिलकर काम कर रही है और आगे आने वाले भविष्य में आपको इंटरनेट की सुविधा सैटेलाइट से मिलेगी। आपको एक बात पता होना चाहिए, जो आज सैटेलाइट की सुविधा आप यूज़ में ला रहे हैं, सॉरी इंटरनेट की सुविधा जो आप यूज़ में ला रहे हैं, उसमें 95% से ज़्यादा इंटरनेट हम सब ऑप्टिकल फाइबर से यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर से यूज़ करें। और वहीं दुनिया में लगभग 5% इंटरनेट सैटेलाइट बेस्ड है। किसके आधारित है? सैटेलाइट पे बेस्ड है। ओके, और भविष्य में और भी कहा जा रहा है सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विस, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज और आगे बढ़ाए जाने की बात हो रही है। शायद इस क्रम में आप लोगों ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट का नाम जरूर सुना होगा। वही स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो कि जिसमें 20,000 से अधिक सैटेलाइट्स, जिसमें 20,000 से अधिक सैटेलाइट्स, 20,000 से अधिक सैटेलाइट जो है वो कौन लगा रहा है? वो इलॉन मस्क लगा रहा है, उसकी कंपनी है स्पेसएक्स, वो लगा रही है। और इसकी मदद से ये नियर बाई सैटेलाइट्स लगाकर पूरे अर्थ पे क्या कर रही है? पूरे अर्थ पे हर जगह पर इंटरनेट सैटेलाइट द्वारा देने की कोशिश कर रही है। और ये सैटेलाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर नहीं है, सैटेलाइट्स को ली ऑर्बिट पे लगाए जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे सैटेलाइट इसी तरह स्टारलिंक प्रोजेक्ट की तरह से OneWeb भी आया, इस तरह की चीज़ें हैं जो न्यूज़ में आई हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इवन अगर हम 200 से 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस की बात करें, ओके, तो ये डिस्टेंस अगर आप देखो तो कम्युनिकेशन के भी यूज़ में लाया जा सकता है, पर यहाँ पर यू शुड हैव टू इंस्टॉल मिनी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, जैसा कि इलॉन मस्क कर रहा है। मिलिट्री पर्पसेस के लिए ला सकते हैं, स्पाई के लिए ला सकते हैं, इमेजेस वगैरह देखने के लिए ला सकते हैं। इमेजेस वगैरह देखने के लिए तो समझ ही रहे हैं, जहाँ पर रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की बात होती है। आगे लिए चलते हैं विक्रम एस रॉकेट। बहुत ही कमाल की चीज़ है। जानते हो विक्रम एस रॉकेट में क्या है? ये ऐसा रॉकेट है जो पहली बार प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाया गया है। तो विक्रम एस इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, यानी एक तरह का लॉन्च व्हीकल समझो। इंजन 18 नवंबर 2022 को ये न्यूज़ में आता है। ये अपनी ऊंचाई भरता है, लिफ्ट ऑफ करता है और इसको पूरी तरह से श्रीहरिकोटा में जो इसरो है उसी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। पर हाँ, ये एक तरह से एक शुरुआत है जिसका कोड नाम प्रारंभ दिया गया। प्रारंभ वैसे भी हिंदी में एक बिगिनिंग की हिंदी होती है, तो इसको नाम भी हमने प्रारंभ के नाम से कोड नेम दिया गया। और अब बोला गया भाई अब भारत में प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्री, पहली एंट्री हो चुकी है। अब आगे भविष्य में क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर भी डिफरेंट तरह के लॉन्च व्हीकल्स बनाएंगे और वो क्या करेंगे, वो सैटेलाइट वगैरह भेजेंगे। विक्रम एस रॉकेट की अगर हम बात करें, ओके, तो ये सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट वाला रॉकेट है। सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल के लिए काफ़ी अच्छा है। ओके, सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल क्या होता है? देखो, ऑर्बिटल होता है जब वो किसी ऑर्बिट में इस तरह से मान लो घूम रहा है। सब ऑर्बिटल थोड़ा सा पोजीशन जो होता है बदल रहा होता है, थोड़ा ऐसे हो रहा होता है या थोड़ा ऐसे हो रहा होता है, ऐसे इस तरह की चीज़ों को हम सब ऑर्बिटल कहते हैं। पर स्टिल इसकी स्पीड इतनी नहीं होती कि इसकी एस्केप वेलोसिटी के आसपास पहुंच जाए और वो ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाए, रहता वो ऑर्बिट में ही है। ओके, और यही देखिए लिखा है स्पेस क्राफ्ट ट्रेवल स्लोअर देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है उससे थोड़ी स्लो होती है, तभी थोड़ा वो एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ नहीं बनाती है, थोड़ा सा कुछ वो इलेप्टिकल पाथ में आ जाती है। ठीक है, यही चीज़ें हैं यहाँ पर। विक्रम जो एस है वो एक तरह का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। विक्रम एस जो एक प्राइवेट जो यूज़ किया गया वो एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो लगभग 290 से 560 किलोग्राम के लॉन्च व्हीकल को सैटेलाइट्स वगैरह को ले जा सकता है, पेलोड्स को ले जा सकता है। ठीक है, और वहीं पर कहा जा रहा है कि ऐसा माना जा रहा है जैसे कि PSLV जो है वो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को ले जा सकता है लगभग 1750 किलोग्राम तक। जो मैंने अभी आपको बोला था पीछे, मैंने आपको क्या बोला था, इधर देखो, मैंने आपको अभी पीछे बोला था दोस्त कि PSLV की कैपेसिटी जो होती है वो लगभग इधर देखो मैं आपको बताता हूँ, PSLV की कैपेसिटी होती है लगभग 1750 किलोग्राम को लियो में। लियो पोजीशन पे आपको देखो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी आता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी आता है और पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी आता है। ठीक है, तो ये दोनों जगह ले जा सकता है। वही चीज़ है जो आपको आगे वहाँ पर दिखाया जा रहा था। ठीक है, तो विक्रम एस रॉकेट के बारे में चीज़ें ध्यान रखना। अगला आपको सुनाता हूँ रिसैट 2 के बारे में। हाल ही में रिसैट 2 जो है वो अभी गिरा है, ठीक है, और सेफली गिरा है, घबराने की बात नहीं है। तो रिसैट 2 सैटेलाइट जो किसी ज़माने में भेजा गया था, इट वॉज फर्दर इन द न्यूज़। इसरो का रिसैट 2 सैटेलाइट फिलहाल 2009 में भेजा गया था। वो अनकंट्रोल कर जाता है, उसकी एंट्री हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे हो जाती है और ये काफ़ी हद तक एक लेवल पे खतरनाक भी था, लेकिन एक लेवल पे ये सेफ भी था। रिसैट 2 को PSLV C12 की मदद से 2009 में भेजा गया था। जनरली इसका उपयोग था कि बॉर्डरिंग एरियाज़ को ये वॉच करे, एंटी फिल्ट्रेशन, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस वगैरह की चीज़ों को वहाँ पर बॉर्डरिंग एरियाज़ में देखे। रिसैट के प्रोग्राम की बात करें तो इसको वर्क कराने के लिए रडार इमेजिंग रिकॉन्सिस सैटेलाइट्स वगैरह को यहाँ पर यूज़ किया, यानी कह लो कि इसके कार्यक्रम के लिए इसमें जो पेलोड्स लगाए गए रडार इमेजिंग रिकॉन्सियंस की तरह से
काम करते हैं, इस तरह के सैटेलाइट्स। थोड़ा सा रिसाइट 2 पे छोटी ब्रीफ डिस्कशन की गई है, इसके बारे में तो आपने देख ही लिया। 20 अप्रैल 2009 को भेजा गया था PSLV C12 की मदद से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, रिसाइट 2 में ये पहला ऐसा सैटेलाइट था जो सिंथेटिक एपर्चर रडार को लेकर जाने वाला था। ये पहला ऐसा सैटेलाइट था जो सिंथेटिक एपर्चर रडार को लेकर जाने वाला था। ओके, और यहाँ पर एक बात और बता दूँ, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि डे और नाइट में हर तरह की कंडीशन में, ऑल वेदर कंडीशंस में ये मॉनिटरिंग कर सकता है। ओके, ये मॉनिटरिंग कर सकता है। यहाँ तक कि शिप्स वगैरह में जो कि सी वगैरह में घूम रहे हैं, ओके, उन सबको भी ट्रैक कर सकता है। और साथ ही साथ मिलिट्री वगैरह में कोई थ्रेट है, ओके, भारत के बॉर्डरिंग एरियाज में या कोस्टल एरियाज में, तो यहाँ पर भी काम करता है रिसाइट 2। काफ़ी हद तक किसी को बड़े लेवल पर आप देखोगे तो थोड़ा सा IRNSS इस लेवल पे ज़्यादा जाता है, लेकिन सिंथेटिक एपर्चर रडार का यूज़ नहीं किया गया। यहीं पर आपको एक चीज़ और बता दूं, एक डिस्कशन और होता है जिसको हम कहते हैं, जब सिंथेटिक एपर्चर रडार की बात हो रही है तो यहाँ पे निशार बिना बोले मैं नहीं रुक सकता हूँ। निशार, जिसे हम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार कहते हैं, ये वही रडार है जो जिसे 2023 में भेजने की बात थी, पर अभी ये और डिले हो गया है, ये वही है जिसमें काफ़ी एडवांस लेवल का सिंथेटिक एपर्चर रडार है। ओके, और ये ऐसा रडार है जहाँ पर नासा और इसरो यानी US और इंडिया दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं। और ये कमाल की चीज़ होगी जो कि अर्थ पर अगर फ्रैक्शनल चेंजेस भी हो जाता है, क्योंकि ये किसकी मदद से काम करने वाला है, ये काम करने वाले हैं माइक्रोवेव सेंसर्स की मदद से। और माइक्रोवेव सेंसर्स ऐसे सेंसर्स होते हैं जो माइन्यूट लेवल पर भी होने वाला अगर कोई चेंजेस होता है अर्थ के सरफेस पर, यहाँ तक कि आप कह लो कि रेट ऑफ ड्राइनेस ऑफ लेक, जो मैं बहुत ही कॉमन एग्जांपल देता हूँ, किस फ्रैक्शन टाइम में कोई झील सूख रही है, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, किस फ्रैक्शन टाइम में आइस पिघल रहा है, और या रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स का, जो प्लेट मूव कर रहा है किस हिसाब से मूव कर रहा है, इन सारी स्टडीज़ यहाँ पे करना जो होता है काफ़ी अच्छा हो पाता है थ्रू द हेल्प ऑफ निशार। और इसके लिए काम चल रहा है जहाँ नासा और इसरो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सो अर्थक्वेक वगैरह की जानकारी भी आपको निशार देने वाला है। चंद्रयान 2 पे लेके कुछ नए न्यूज़ आए, और सिर्फ यही न्यूज़ है कि ठीक है भाई, यहाँ पर सोडियम कंटेंट भी है मून के सरफेस में, चंद्रयान 2 ने इस चीज़ के बारे में बताया है। तो इसमें लेकर और कोई ऐसी चीज़ है नहीं फिलहाल। चंद्रयान 2 जो है वो 2019 की चीज़ है, 2019 में इसको भेजा गया था। आई थिंक आपको पता होगा 22 जुलाई 2019 में। ओके, 22 जुलाई 2019 में जो भेजा गया था, इसमें आप सबको पता होगा 3 कंपोनेंट थे। ओके, 3 कंपोनेंट थे, जिसमें एक ऑर्बिटर था, इसमें एक ऑर्बिटर था जो हमने ऑर्बिट में लगाया था 100 किलोमीटर फार। लैंडर था जो हम सफल नहीं कर पाए थे, रोवर था जिसको हम सरफेस पे नहीं चला पाए थे। तो ये वाला जो पार्ट था थोड़ा मिसिंग हो गया था। और रोवर की मदद से ये था कि एक तरह के व्हील रोवर थे, एक तरह के रोबोट्स थे, है ना, जहाँ पर हमें इनकी मदद से वहाँ का सॉइल सैंपल लेना था, है ना, और उसके सॉइल सैंपल से जो एनालिसिस करनी थी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बायो सिग्नेचर करना था। ये बायो सिग्नेचर जो करना था, बायो सिग्नेचर का मतलब होता है उसके सॉइल सैंपल से लेकर वहाँ की केमिकल टेस्टिंग करनी थी, और उसकी केमिकल टेस्टिंग करने के बाद हमें मून के सरफेस पर लाइफ के बारे में बताना था कि पहले को भी कोई लाइफ था या आज अभी कोई लाइफ है या नहीं। उस तरह की स्टडी को हम कहते हैं बायो सिग्नेचर। तो ये बायो सिग्नेचर अपने आप में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशन, याद रखना। ओके, ये चीज़ है। और आगे लिए चलते हैं स्वाट सैटेलाइट के बारे में। स्वाट सैटेलाइट का पूरा नाम है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। स्वाट सैटेलाइट का पूरा नाम है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। क्या होता है सुनिएगा। असल में सदर्न कैलिफोर्निया से इसको लॉन्च किया गया। ओके, खासतौर से इसको जो भेजा गया, इसके पीछे कारण यह था कि ये सर्वे करेगा दुनिया के जो ओशंस होंगे, लेक्स होंगे, रिवर्स होंगे, उनका सर्वे करेगा। और इस तरह के सर्वे करने के लिए भेजा गया यह पहला सैटेलाइट है, ओके, जिसको आप सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात ये भी है इस मिशन के बारे में, काफ़ी हद तक ये भी कवर करने वाला कि ओशन जो एटमॉस्फेयर के हीट वगैरह को एब्जॉर्ब करता है। आपको पता होगा पानी जो होता है वो थोड़ा ठंडा ही रहता है। जब एटमॉस्फेयर का हीट आता है ना, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए ओशन के बाद थोड़ा सा आपको ठंड टाइप का माहौल मिलता है। साथ ही साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। शायद आपने सुना होगा ओशन के एसिडिक होने के पीछे भी कारण यही होता है। ओशन के एसिडिक होने के पीछे कारण क्या होता है, जिसको आप एसिडिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ओशन एसिडिफिकेशन के नाम से जानते हैं। पता है, ये जो वाटर होता है ना, ओशन का वाटर, CO2 एटमॉस्फेयर उसमें घुल जाता है, H2CO3 बनाता है, और वही H2CO3 इसका कार्बोनिक एसिड कहते हैं। जब वो H+ और CO3- में टूटा तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ही एसिडिक फीचर को बनाता है। इसके थ्रू हम वहाँ पर आसानी से पता कर सकते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंजेस में किस तरह के परिवर्तन आते हैं। यानी स्वाट जो है वो काफ़ी काम करने वाला है। सरफेस के वाटर ओशन टोपोग्राफी की मदद से काफ़ी हद तक एटमॉस्फेयर के बारे में यहाँ पर समझने वाले हैं। 8वीं स्पर्श प्रोग्राम, जिसको मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट कहता हूँ, 8वीं स्पर्श प्रोग्राम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं स्पर्श मिशन में असल में नासा बहुत कुछ खास करने वाला है। पहली बार किसी वेमेन को उतारने वाला है, कहाँ, मून के सरफेस पर।
और ऐसा कहते हैं सिर्फ मून के सरफेस पे नहीं उतारने वाला, पहली बार मून से भी दूर इंसान को ले जाने का सपना है अमेरिका का विद द हेल्प ऑफ आर्टेमिस 1 मिशन। और आर्टेमिस 1 को सफल बनाने के लिए, यानी अभी ये मिशन तो 2 साल बाद का है, ठीक है, उसकी तैयारी चल रही है, जिसके लिए ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, जिसका ट्रायल लगातार सुनने में आ रहा है अमेरिका यानी नासा तेजी से कर रहा है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट की मदद से नासा क्या करने वाला है, कुछ ट्रायल करने के बाद आगे चलकर पहली बार किसी वीमेन को मून के सरफेस पे उतारने की तैयारी है। और वहां ही नहीं, वहां ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहां से भी दूर जाने वाला है, कुछ 1000 किलोमीटर और आगे। यानी कहने का मतलब है कि पहली बार ऐसा कुछ होने वाला है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दूर तक अंतरिक्ष में इंसान को भेजने की तैयारी नासा द्वारा की जा रही है, जिसे हम आर्टेमिस 1 मिशन के नाम से जानते हैं। और उसी मिशन को पूरा करने के लिए भी उसके जो ट्रायल किए जा रहे हैं वो ओरियन स्पेसक्राफ्ट की मदद से किया जा रहा है, जो करंट अफेयर्स के न्यूज में बार बार आ रहा है। अब देखिए न्यूज में क्या आ रहा है कि नासा का जो ओरियन कैप्सूल है, वही स्पेसक्राफ्ट जो मैं बोल रहा था, वो बैक हुआ है अर्थ पे 11 दिसंबर 2022 को। ये देखें, नया करंट अफेयर्स आया। और आर्टेमिस 1 एक तरह का लूनर मिशन है जो आगे भेजने वाले हैं। और ऐसा कहा जा रहा है अपोलो के जो फाइनल मून लैंडिंग हुई थी उसके 50 साल बाद फिर से ये चीज़ करने का प्रयास है। फिलहाल इसके अंदर अभी एक्सपेरिमेंटल मिशन है, पहली बार सीरीज में मिशन है ये। स्टे देयर, वहाँ पे काफ़ी दिन तक रहना, और काफ़ी हद तक बोला जा रहा है यहाँ पर मून वगैरह की काफ़ी स्टडी करने वाले हैं, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। नासा विल सेंड एस्ट्रोनॉट डीपर इन द स्पेस, मैंने बोला, और लगभग काफी दूर तक भेजने वाले, मून के सरफेस से भी दूर, कहते रहे 40,000 माइल्स बियॉन्ड द मून तक ले जाना है और एक रिकॉर्ड बनाना है। एक रिकॉर्ड ये बनाना है कि इतनी दूरी तक अभी तक कोई भी मिशन नहीं जा पाया। और उसमें एक और रिकॉर्ड भी है कि पहली बार वीमेन जाने वाली है जिसको मून के सरफेस पे वॉक कराना है। तो वेमेन विल गो फर्स्ट टाइम एंड मेन विल गो टू द नेक्स्ट टाइम, मतलब मेन दोबारा फिर जाने वाले हैं। इस मिशन को पूरा सेफ और सक्सेसफुल बनाने के लिए स्पेसक्राफ्ट की ट्रायल चल रही है, जो मैंने आपको समझा दी। और ये सब चीज़ें सक्सेस करके आगे क्या करने वाले हैं, आगे जो मार्स वगैरह के मिशन है ना, जो एक बहुत बड़ा एक फ्यूचर मिशन है, जहाँ पर मार्स में कहते हैं ना अर्थ के सिमिलर फीचर्स होते हैं, अर्थ के सिमिलर लॉट ऑफ फीचर होते हैं वहाँ पे, अर्थ सिमिलर फीचर जो होते हैं। तो जो अर्थ सिमिलर फीचर की बात हो रही है, तो भाई उसको और बेहतरीन तरीके से करने के लिए हमें कुछ ऐसे मिशन करने पड़ेंगे जिस तरह की मिशनों से हम सीख पाकर फिर आगे के फ्यूचर के मार्स जैसे मिशन को भेजेंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं दोस्त इसमें क्या क्या करने वाले हैं। फिलहाल काफ़ी हेल्प यहाँ पर जो अमेरिका है वो यूरोप की भी लेने वाला है, यूरोपियन बिल्ड सर्विस मॉड्यूल को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जो कि वो उसके अंदर एक तरह से फ्यूल और इस तरह की चीज़ों को सफल बनाने वाला है। जो ओरियन जो स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं वहाँ पर एक तरह के फ्यूल वगैरह का डेवलपमेंट जो है वो यूरोप द्वारा ही किया जा रहा है। ओके, और वहाँ पर कुछ चीज़ें और की जा रही हैं, किसी एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पर कैसे जिंदा रखा जाए, वाटर, ऑक्सीजन, पावर, टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके पीछे ओरियन स्पेसक्राफ्ट जैसे मिशन को भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो किस तरह की चीज़ें रहेंगी तभी ह्यूमन जो होगा मून की सतह पर काफ़ी देर तक के लिए जिंदा रह पाएगा, अपना काम कर पाएगा। परसिवरेंस रोवर मिशन पर बात करते हैं, जो कि मंगल का भेजा गया मिशन है। और परसिवरेंस रोवर फिलहाल जा चुका है और इसको आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, ऐसा कहते हैं 2028 तक इसे लौटना है, ठीक है। परसिवरेंस रोवर मिशन ने क्या किया है, इसके जो टाइटेनियम ट्यूब है ना, इन लोगों यहाँ पे रॉक के सैंपल को उन्होंने मंगल के सतह पर उतरकर, मार्स के सतह पर उतरकर वहाँ के सॉइल सैंपल को भरना शुरू कर दिया। मतलब इस तरह के न्यूज़ आए हैं कि इसने भरना शुरू कर दिया, टाइटेनियम ट्यूब ने भरना शुरू कर दिया। यानी कहने का मतलब ऐसा मिशन है, मैंने अभी आपको इंडिया 2028 तक आने वाला है, इसका सीधा मतलब ये मार्स के सॉइल सैंपल को लेकर आने वाला है। गॉट इट। परसिवरेंस रोवर एक कार साइज का मार्स रोवर है ना। रोवर एक तरह के रोबोट्स होते हैं, इनमें पहिए वगैरह भी लगे होते हैं और ये सरफेस से वॉक भी करते हैं, जो मैंने अभी आपको चंद्रयान 2 में बायो सिग्नेचर के लिए भी बताया है। इसको जिजरो कैटर है वहाँ पर जो मार्स में, वहाँ पर इसको स्टडी करनी है। फिलहाल नासा का मार्स मिशन 2020 का एक हिस्सा है, ठीक है, ये परसिवरेंस रोवर। इस परसिवरेंस रोवर में बहुत कुछ और भी है ना। अभी ट्रिनिटी करके एक आपको है, जो हेलीकॉप्टर्स भी है जो वहाँ उतारा गया, बहुत ही कमाल की चीज़ आपको दिखाता। यहाँ पर पास्ट माइक्रोबियल लाइफ या फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन है ना, ये सब चीज़ें करने वाले हैं। तो यहाँ पर सॉइल के सैंपल को भी लेकर आने वाले हैं, जैसे अर्थ पे उतार कर लाएंगे। यहाँ कुछ मिशंस हैं जो मार्स की एक लिस्ट मैंने दे दी है, जैसे होप मिशन यूएई का है, तियानवन चाइना का है, एक्सोमार्स टेस्टर ऑर्बिटर जो है मार्स एक्सप्रेस ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, नासा का मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर मिशन है, ओडीसी है, मैवन है, क्यूरियोसिटी रोवर है, ये सारे के सारे नासा के हैं। और इंडिया का हमारा अपना प्यारा मॉम, जिसे हम मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान कहते हैं, वही मंगलयान मिशन जो हमने सस्ते में भेज दिया। आज तक दुनिया में कभी और कंट्री इस रेट पर इतने कम प्राइस में मंगलयान पर मिशन नहीं भेजा था। और साथ ही साथ पहली बार में इंडिया बिकम सक्सेसफुल, जैसे कि फर्स्ट टाइम में यू क्रैक यूपीएससी, एग्जैक्टली। बाकी अदर कंट्रीज ने इसमें कई बार ट्राई किया था, बट भारत पहली बार में ही सफल हो गया था। ओके, इस मिशन का नाम फिलहाल मार्स 2020 है, रोवर का नाम है परसिवरेंस रोवर। ओके, और ठीक है, अर्थ की वगैरह की जानकारी लेने वाला है। लॉन्च डेट ये था, लैंडिंग हुआ है 2021 में। यहाँ पर एक मार्स पे हेलीकॉप्टर भी उतारा गया है,
ठीक है, मार्स पे एक हेलीकॉप्टर भी उतारा गया है जिस हेलीकॉप्टर का नाम इनग्यूनिटी रखी गई है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। और ये कहा जा रहा है ये सैंपल वगैरह रिट्राइवल मिशन है, लेकर आने वाला मिशन है, और ये हेलीकॉप्टर वगैरह रोबोटिक आर्म्स की मदद से ये जब आएगा तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, 2028 के मिड तक ये ज़मीन पर पहुंचने वाला है। मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छी चीज़ है, मोज़ाइक के नाम से आप जानते हो क्या करने वाला है ये करने वाला है कि अगर मार्स में इंसान को पहुंचाया जाए तो वहाँ पर ऑक्सीजन कैसे होगा, ये ऑक्सीजन, लाइफ, CO2, ऑक्सीजन है ना, O2, इन सब के लिए प्रयास करने वाला है। इस मिशन के बारे में सुनिए, ये भी बड़ा यूनिक मिशन है, मोज़ाइक, मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये मिशन है क्या, नासा द्वारा एक मिशन है। फिलहाल देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये परसेवरेंस का ही एक, परसेवरेंस जो रोवर है उसी का एक पार्ट मान लीजिए, ठीक है, ये उसी के साथ है, काम कर रहा है। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसके साथ मतलब इसके लिए काम किया, मतलब ये कह लो कि इस मोज़ाइक को बनाया है। तो मोज़ाइक एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो एक्चुअल में परसेवरेंस रोवर के अंदर ही होने वाला है, और इसकी मदद से हम लोग करने क्या वाले हैं, ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि पेड़ काम करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर में, फिर उससे ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, है ना। जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपने सुना होगा, 6 CO2 पौधे लेते हैं, वाटर ज़मीन से लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्लांट बनाता है ग्लूकोज, प्लांट निकालता है ऑक्सीजन, और फिर बच जाता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये CO2 को निकाल, यानी CO2 को यूज़ करना, O2 को निकालना, ये पूरा प्रोसेस है जो लगातार करता है। तो देखिएगा थोड़ा सा मोज़ाइक वगैरह काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ट्रीज़ वगैरह से वहाँ पे लाइफ, मतलब ऑक्सीजन जनरेट करना, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्जैक्टली जैसे फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, इट्स अबाउट, इट्स अ इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर करने वाले हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि एवरग्रीन टॉपिक है, ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी जब आपको पीछे जब आदित्य L1 पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था जेम्स वेब को हम L2 पॉइंट पर रखें, L2 पॉइंट पर रखा जा चुका है, रखेंगे नहीं, L2 पॉइंट पर रखा जा चुका है। इसके लिए 3 कंट्रीज ने मिलकर काम किया है जेम्स वेब के लिए, शायद आपको पता ही होगा, एक नासा है, ओके, एक यूरोप है और एक कनाडा है। तो 3 कंट्रीज ने मिलकर, तीनों की स्पेस एजेंसीज ने मिलकर जेम्स वेब टेलीस्कोप को लगाया है, और ये L2 पॉइंट पे लगाया गया है। L2 पॉइंट भाई जो अभी आपको दिखाया था, ये मान लो सन है दोस्त, ये मान लो सन है, ये मान लो सन है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, इधर L1 पॉइंट था, इधर L1 पॉइंट था, और इस साइड था L2 पॉइंट, L2 पॉइंट। असल में देखो ये जो अर्थ है ना, ये सन के चारों तरफ घूम रहा है, एवरीबॉडी नो, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो L2 पॉइंट और L1 पॉइंट पर अगर हम किसी चीज़ को रखते हैं, जैसे L1 पॉइंट पर हमारा टारगेट है कि आदित्य को रखना, L2 पे हमने ऑलरेडी किसको रखा है, जेम्स वेब टेलीस्कोप को रख दिया, JW2 को यहाँ रखा गया, ठीक है। और यहाँ पर है क्या फ़ायदा कि सन से काफ़ी दूर है, और इसके चारों तरफ पता है, एक ऐसा कहते हैं कि फुटबॉल के फील्ड के बराबर, जितना बड़ा फुटबॉल फील्ड होता है उसी आकार में हमने इसके चारों तरफ एक छतरी टाइप का, यानी कैनोपी टाइप की चीज़ें लगा रखी हैं जो काफ़ी हद तक सन के लाइट्स को इस पर नहीं पहुँचने देंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप पर। क्यों? क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो काम करने वाला है इंफ्रासोनिक, है ना, इंफ्रारेड सेंसर की मदद से, इंफ्रासोनिक लेवल, दैट बेस्ट इज अ इंफ्रारेड सेंसर। ये काम करने वाला है इंफ्रारेड सेंसर की मदद से, ओके। और इंफ्रारेड सेंसर जो होता है, आपको बताऊं, ये काफ़ी डीप स्पेस की स्टडी कर सकता है। आपको बताऊंगा, अभी मैं इसके पहले एक और टेलीस्कोप था, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, जिसने कमाल कर रखा है, कमाल ये कर रखा है, इतने सारे नॉलेज जो हमें आज स्पेस के बारे में पता चला है ना, वो इसी ने किया है। इंफ्रारेड सेंसर के बारे में आपको बताऊं, इंफ्रारेड सेंसर काफ़ी डीप स्टडी कर सकते हैं, पर इंफ्रारेड सेंसर के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, इन्हें चाहिए बच्चा कोल्ड टेम्परेचर, इन्हें चाहिए कोल्ड टेम्परेचर। अब अगर सन की शैडो या सन की लाइट जाएगी तो इंफ्रारेड सेंसर काम नहीं करेंगे, इसीलिए तो अर्थ के इस साइड रखा गया है, और दूसरा इसके बाहर एक तरह से फुटबॉल की फील्ड के आकार का एक क्वाइल टाइप का एक पैरामीटर रखा गया, पैरामीटर नहीं, एक कह लो आप, एक कैनोपी टाइप की चीज़ रखी गई है जिसको सन के रेडिएशंस को नहीं आने देगा, और ये अपना प्रॉपर तरीके से वहाँ पर काम करेगा। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप वही है जो हमें समय में पीछे ले जाएगा, ओके। यानी जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम लोग जो ब्रह्मांड में डिफरेंट तरह के वेव्स और गतिविधियां हो रही हैं, उनके जो लाइट्स होंगे, उनके जो वेव्स होंगे, जब जेम्स वेब रिसीव करेंगे उन वेव्स को, तो वहां से बताएंगे कितने अरब साल पहले ये चीज़ें जनरेट हुई थी इस ब्रह्मांड में, और कितने अरबों खरबों किलोमीटर दूर, और इस तरीके से हम समय में और पीछे जा सकेंगे। जैसे कि अगर आप देखें तो हमारी जो सन की लाइट हमारी पृथ्वी पर आती है, आप सब जानते हैं वो 8 मिनट 20 सेकेंड में आती है। इसका सीधा मतलब है कि हम जिस सन की लाइट को देख रहे हैं वो 8 मिनट 20 सेकेंड पहले की है, यानी वो पुरानी है। इसी तरह अगर कोई लाइट, कोई सन तो सबसे करीब का तारा है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो और दूर हैं और दूर हैं और बहुत दूर है, यहाँ तक कि इतने दूर हैं कि जब वो तारे आज पृथ्वी पर आ रहे हैं, उनकी लाइट जो आज, उनकी प्रकाश जो पृथ्वी पर आ रही है, तो ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक, उनमें से कई ऐसे तारे हैं जो मर चुके होते हैं,
आप खुद सोचिए तारा कितना 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 अरब साल पहले, कितना खरब साल पहले, मतलब नॉट खरब आई शुड से, इवन बिलियन साल पहले, मिलियन साल पहले इस तरह की घटनाएं हुई होंगी जिनकी वेव्स आज उनकी 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 रोशनी आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक इंफ्रारेड सेंसर में कमाल का होने वाला है। आपको मैं बताऊंगा भी जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है? अगर आप यूपीएससी के नेचर को देखें, जो क्वेश्चन वो प्रीलिम्स में दे रहे हैं उसे मेंस में दे रहे हैं, और जब कभी आगे चलकर मेंस में दे रहे हैं उसको आगे प्रीटी में दे रहे हैं, तो आप अगर देखें तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा 2022 का जो मेंस का पेपर है उसमें यूपीएससी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप आपके पेपर में पूछा हुआ है। तो आने वाले सालों में स्टिल 2022 के प्रीलिम्स के लिए भी जेम्स वेब टेलीस्कोप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप में हुआ क्या है? जेम्स वेब टेलीस्कोप में कमाल की चीज हुई, आपको बताऊं जेम्स वेब टेलीस्कोप के कुछ नई इमेजेस हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से जो लिए गए। न्यू इमेजेस हैज बीन टेकन बाय वेव्स मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, यानी एक पेलोड है जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगाया गया, जिसकी मदद से कुछ पिक्चर्स लिए गए, और जो पिक्चर्स लिए गए उसमें उन्होंने कुछ आइंस्टाइन रिंग जैसी चीजों के बारे में बताया। आइंस्टाइन रिंग क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आइंस्टाइन रिंग में ही कई और चीजें आती हैं, जैसे हम लोग यहीं पर ग्रेविटेशनल लेंसिंग की बात करते हैं, यहीं पर हम लोग ग्रेविटेशनल लेंसिंग की बात करते हैं, और ग्रेविटेशनल लेंसिंग ही नहीं, ओके जस्ट अ मिनट, ये लेंसिंग है, LENSING, कंफ्यूज मत करिएगा, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग की बात होती है। ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों के दोनों टॉपिक जो होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आइंस्टाइन रिंग बोलिए चाहे वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलिए। और यहीं पर इन दोनों के साथ साथ एक बात और बता दूं, एक चीज और आती है जो आइंस्टाइन ने बोला था कि लाइट बेंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। एक कॉन्सेप्ट और यहीं पर है जिसको हम कहते हैं लाइट बेंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, लाइट बेंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये सब चीजें याद रखिएगा, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इसीलिए क्या होता है, लाइट बेंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही आइंस्टाइन रिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, इस तरह की घटनाएं होती हैं इस ब्रह्मांड में। और इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जो मैंने आपको पार्टिकल फिजिक्स के चैप्टर में सारा का सारा स्टैटिक में कराया है। इसीलिए जो एपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार होता है और एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार होता है, यानी जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार आपको जहां दिख रहा है एक्चुअल में स्टार वहां नहीं होता है, वो कहीं और दिखता है, दिखता कहीं और है स्टार लेकिन होता कहीं और है स्टार। इस पूरे कंसेप्ट को लाइट बेंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के बेसिस पे समझा जा सकता है। उसी कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर आइंस्टाइन रिंग और ग्रेविटेशनल लेंसिंग जैसी चीजें भी आती हैं। फाइन, तो याद रखिएगा जो स्टार जहां दिखता है एक्चुअल वहां होता नहीं है। ओके, आइंस्टाइन रिंग जो होता है एक तरह से देखिए मैंने यहाँ पे आपको साफ साफ बता दिया, ये वही आइंस्टाइन रिंग है इस बारे में बात कर रहा है जो कि ग्रेविटेशन लेंसिंग को फॉलो करता है। और इस कंसेप्ट को बताने वाला लाइट बेंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कौन सा वैज्ञानिक था, उसका नाम था आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस बारे में बता दिया था लाइट बेंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। और आपको बताऊं इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2018 के प्रीलिम्स में पूछ भी लिया है। 2018 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछ भी लिया है 2018 के प्रीलिम्स में दोस्त, लाइट बेंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब प्रॉब्लम यह है आप इन चीजों को क्यों नहीं देखते हैं, आप क्यों इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, आप क्यों पूरी तरह से इस सब्जेक्ट को करंट अफेयर्स करके जाते हैं। इस सब्जेक्ट में 80% से ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक आता है। ओके, एक मार्केट है यूपीएससी, एक भेड़ चाल है यूपीएससी। आपके क्वेश्चन बनते नहीं हैं तो आप क्वेश्चन को ट्रका देते हैं, और ये ह्यूमन का नेचर है। जब तक आप उन चीजों को फेस नहीं करेंगे, हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया जाता है, भागा नहीं जाता है। ओके, ग्रेविटेशन लेंसिंग और आइंस्टाइन रिंग जैसी घटनाएं जो होती हैं, जिसने इसकी जानकारी दी। जेम्स वेब टेलीस्कोप मैंने अभी आपको बोला था, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी तीनों ने मिलकर इसके लिए काम किया है। अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से इंफ्रारेड लाइट पर बेस्ड है। ओके, और जो इस तरह की घटनाओं को रिसीव कर सकता है जो ह्यूमन की आई इंफ्रारेड टाइप की चीज़ों को रिसीव नहीं कर सकती, और इस तरह से ब्रह्मांड में बहुत सारी गुत्थियों को समय में पीछे ले जा सकता है। एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी में एक तरह से एक रिवॉल्यूशन होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। अगर बोलूँ तो हमें यूनिवर्स की ओरिजिन तक समझ सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि बिग बैंग थियरी, जिसके बेसिस पर बोला जाता है कि ब्रह्मांड एक छोटे से पार्टिकल से बना होगा और वहीं से जाके एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ ब्रह्मांड की शुरुआत हुई होगी। और ऐसी घटना लगभग 13.6 बिलियन ईयर्स एगो इस पूरे ब्रह्मांड में हुई थी, जिसको हम ब्रह्मांड की ओरिजिन का डेट बोलते हैं। ओके, यहीं पर हम कहें तो इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी मिलेगी, प्लैनेट्स के बारे में और ज़्यादा समझ होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर वगैरह को भी जान। एक्सो प्लैनेट का मतलब होता है बियॉन्ड अर्थ, ऐसे प्लैनेट जहाँ पर अर्थ लाइक फीचर हो सकते हो या प्लैनेट जैसी कंडीशन हो सकती हो। इसके लिए एक मिशन भी है, शायद आपने सुना होगा, केपलर मिशन। केपलर मिशन जो है वो इसीलिए भेजा गया था बियॉन्ड अर्थ, अर्थ की तरह के सिमिलर फीचर को ढूंढने के लिए, यानी एक्सो प्लैनेट की स्टडी के लिए। फिलहाल सुनने में आ रहा है कि केपलर मिशन का भी ये मिशन जो है वो खत्म हो चुका है, 9.5 साल इसने पूरे काम किए थे। ठीक है, यहाँ पर आपको जेम्स वेब
टेलीस्कोप के कुछ फीचर्स दिखाए रहे, फीचर मतलब एक्चुअल में पेलोड्स दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल इन पेलोड्स में बहुत ज़्यादा मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा इन पे एंट्री करने के लिए, जैसे निर इंफ्रारेड कैमरा है, निरस्पेक्ट नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ है, मीरी जो मैंने अभी आपको बोला था मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, फाइन गाइडेंस सेंसर एंड नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ, ये सारे के सारे इन पर मैं आपको नहीं बोलूँगा। वही निरकाम और मिरपी कह रहे हैं कि ठीक है स्टारलाइट ब्लॉकिंग कोरोनोग्राफ्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनमें प्राइमरी मिरर होते हैं, स्पेसक्राफ्ट बस जो होते हैं जिनको ट्रायल करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोपल्शन स्ट्रक्चरल पार्ट वगैरह को स्टडी की जाती है। फाइन, फिलहाल मैं इसमें आपको नहीं बोलूँगा यू पीपल गो एंड एंटर द जेम्स वेब टेलीस्कोप इन डिटेल। हाँ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशंस। आपको अभी मैंने बोला था कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप जो है ये काफ़ी पहले लगाया गया, इसका एक रिप्लेसमेंट है कौन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का एक इम्प्रूवमेंट है जिसको हम कहते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अगर आप यहाँ देखें तो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को लगभग 597 किलोमीटर की हाइट पे लगाया गया। इसका सीधा मतलब है पृथ्वी के निचली ऑर्बिट में है, निचली कक्षा में है, लो अर्थ ऑर्बिट में है। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो जेम्स वेब टेलीस्कोप को इसको हमने लैग्रेंज पॉइंट नंबर 2 पे लगाया गया है, जो लगभग लाखों लाखों किलोमीटर दूर है। ओके, जो आपको अर्थ के दूसरी साइड मैंने आपको दिखाया था। गॉट इट, एक तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये इतनी दूर क्यों लगाया गया जबकि ये पृथ्वी के सबसे करीब लगाया गया। इसलिए लगाया गया कि सन मून अर्थ इस तरह की कोई भी चीज़ें जो होंगी, जो सन की लाइट्स हैं उसको बैरियर की तरह काम करेंगी और वहाँ तक सन की लाइट नहीं पहुँच पाएगी। रीज़न आपको पता है। यहाँ पर जो मिरर लगाया गया वो 2.4 मीटर डायमीटर का है, लेकिन वहीं पर हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है, लेकिन वहीं पर जब आप जेम्स वेब में जाते हैं मिरर जो है उसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा है, 6 टाइम्स ग्रेटर देन द हब्बल। इसलिए ये काफ़ी डीप यहाँ तक कह लो कि आप काफ़ी ओल्ड और डिस्टेंट गैलेक्सीज की भी स्टडी करने में सहायक है, काफ़ी दूर तक की चीज़ों को देख सकता है। ओके, वहीं अगर बताऊँ तो हब्बल हमें पीछे लगभग 400 मिलियन पीछे तक ले जाता है। ओके, यानी कह लो कि बिग बैंग्स 4 मिलियन मतलब बिग बैंग होने के बाद लगभग, जैसे मान लो बिग बैंग होता है, बिग बैंग की घटना के बाद 400 मिलियन साल से क्या क्या चीज़ें हुई हैं ऑनवर्ड्स उसके बारे में बताता है। मतलब हब्बल स्पेस टेलीस्कोप उस पीरियड ऑफ टाइम को डिस्क्राइब करता है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप बिग बैंग के ठीक 100 मिलियन के बाद ही क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसके बारे में डिफाइन करता है। इसका मतलब हब्बल स्पेस टेलीस्कोप हमें और पीछे ले जाता है समय में, जस्ट बिग बैंग के 100 मिलियन बाद। और ये तो बिग बैंग से 400 मिलियन बाद, कौन, जेम्स वेब, कौन, ये हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। तो यहाँ पर 100 मिलियन बाद की चीज़ का मतलब होता है ये काफ़ी करीब से ब्रह्मांड को समझाने की कोशिश करता है। और मैंने बोला था हब्बल स्पेस टेलीस्कोप अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से है और ये जो है आपका वो इंफ्रारेड की मदद से है। आपको बताऊं यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, एक टर्म है जिसे कहते हैं बेबी गैलेक्सी और एक जिसे कहते हैं टॉडलर गैलेक्सी। बेबी गैलेक्सी जो होता है उसके लिए जो होता है, ठीक है, यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है हब्बल कैन सीवियर इक्विवेलेंट टू द टॉडलर गैलेक्सी। और ये जो होता है बेबी गैलेक्सी मतलब जैसे ही कोई गैलेक्सी बनती है, यानी लगभग मान लो 100 मिलियन के आसपास है बिग बैंग के बाद, यानी अभी जैसे ही कोई गैलेक्सी बन रही है कुछ हो रही है उसकी स्टडी करना बेबी गैलेक्सी है। और थोड़े और दिन के बाद जो गैलेक्सी थोड़ी और आगे मैच्योर हो जाती है उसको हम टॉडलर गैलेक्सी कहते हैं। तो बेबी गैलेक्सी का नॉलेज कौन देगा, जो पहले ही जो बिग बैंग तक के काफी करीब तक की इमेजेस को देख सकता है। तो ऑफकोर्स उस केसेस में इंफ्रारेड सेंसर बेस्ड जेम्स वेब टेलीस्कोप काफी बेहतरीन होने वाला है दोस्त। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 2023 प्रीलिम्स, याद रखेगा, दैट मे कम इन योर पेपर। जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप की बात करते हैं। जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप क्या है, इधर देखिएगा। जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप अगर बात करें तो कनाडा का मैकगिल यूनिवर्सिटी है और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ मिलकर, यानी मैकगिल यूनिवर्सिटी एस्ट्रोनॉमर्स इन कनाडा एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC, दोनों के साइंटिस्ट ने मिलकर इस पूरे के पूरे डेटा फ्रॉम द जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप को लिया है, जो पुणे वगैरह में डिटेक्ट किया जाता है, सिग्नल्स आते हैं और उसी के बेसिस पर ये एटॉमिक हाइड्रोजन को ओरिजिन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम एटॉमिक हाइड्रोजन तक ओरिजिन कर लेते हैं, अगर हम हाइड्रोजन वगैरह को बता देते हैं इसकी ओरिजिन वगैरह के बारे में, तो काफ़ी हद तक हम डिस्टेंट गैलेक्सी तक पहुंच सकते हैं, यानी बहुत पीछे तक की गैलेक्सी तक की समझ विकसित कर सकते हैं। अब बात होती है हम एटॉमिक हाइड्रोजन को कैसे करते हैं, क्यों एटॉमिक हाइड्रोजन है जो बहुत ज़रूरी। आपको पता है हाइड्रोजन बनने के पहले इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें आई थी जिसे फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, जिनमें आप क्वार्क्स की बात करते हैं, लेप्टॉन्स की बात करते हैं, म्यूऑन की बात करते हैं, बोसॉन की बात करते हैं, न्यूट्रिनोस की बात करते हैं। यही क्वार्क्स, यही लेप्टॉन्स मिलकर आपको, क्वार्क्स मिलकर आगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाते हैं, लेप्टॉन्स आगे बनकर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पार्टिकल फिजिक्स में कराई हैं।
पार्टिकल फिजिक्स वही एक चैप्टर है जैसे 5-6 साल पहले कभी कोई चैप्टर नहीं कहा करता था। जब मैंने अपनी किताबों में लिखा, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, जहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल वेव पढ़ाया, न्यूट्रिनोज के बारे में पढ़ाया, अब इवन आपको सर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, तो लोग इन टॉपिक्स को समझने लगे, इनको पढ़ाने लगे और पढ़ने भी लगे। क्योंकि इन पर लगभग अगर आप पेपर में देखो तो 9 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पिछले 12 सालों में यूपीएससी ने पूछा है। और यहाँ तक तो हद हो गई जब 2018 में यूपीएससी ने क्या पूछा था। 2018 में यूपीएससी ने पूछा कि भाई बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता दो। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बारे में यूपीएससी ने मेंस में पूछा था, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता दो, मेंस 2018 में। हद हो गई। उसके बाद भी आज लोग काफ़ी हद तक पार्टिकल फिजिक्स ना पढ़ते हैं ना पेपर को देखते हैं, या बहुत गलत काम करते हैं। अगर आप पेपर भी देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है क्या। ये कोई आज की चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है। और आपको ये जानना चाहिए, इन्हीं की मदद से आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स की समझ हो पाती है। इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझने के बाद आप ब्रह्मांड की समझ विकसित कर सकते हैं। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि जब मैं आपको पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाता हूं, वहां हाइड्रोजन के बनने के पहले मैं आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स बताता हूं। वही फंडामेंटल पार्टिकल जिसके बारे में बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अंदर बताया भी गया है। और इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल के बेस पर ही ब्रह्मांड की ओरिजिन भी होती है, ब्रह्मांड बना भी है। आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर ये चीज़ है। तो उन्हीं में से हाइड्रोजन एलिमेंट के पीछे भी वही फंडामेंटल पार्टिकल जिम्मेदार होते हैं। और यही हाइड्रोजन वगैरह आपस में मिलकर फिर स्टार्स बनाते हैं, गैलेक्सीज बनाते हैं। और हाइड्रोजन हमारे ब्रह्मांड में बनने वाला पहला तत्व माना जाता है। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में भी हाइड्रोजन इज अ फर्स्ट एलिमेंट, वैसे ही ब्रह्मांड में भी हाइड्रोजन इज अ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, यही हाइड्रोजन वगैरह जो होते हैं, यही आपस में गैसेस वगैरह फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, जो गैसेस वगैरह होते हैं फ्यूज करके हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। तो वही बात हो गई कि ये जो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है, उसकी मदद से हम लोग हाइड्रोजन के निर्माण को समझने की कोशिश करने वाले हैं। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल लेंसिंग वगैरह को हम यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल लेंसिंग मैंने बोला था कि ये वही चीज़ है जो बेंट हो जाती है लाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट। कोई हैवी ऑब्जेक्ट कहीं बीच में आया, जैसे ये देखो, ये लाइट किसी गैलेक्सी से जा रही है, देखो ये लाइट किसी स्टार से आ रहा है, लेकिन जैसे ही बीच में कोई डेंस ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, बीच में कोई डेंस ऑब्जेक्ट आ जाता है, लाइट देखो बेंड हो जाती है। और ये मान लो अर्थ है, तो अर्थ पे जब आप इनको रिसीव करते हैं सिग्नल को, तो सिग्नल क्या दिखता है कि लाइट जो है वो यहाँ से है ना, इस जगह के ऑब्जेक्ट से आ रही है, इस तरह की चीज़ है। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ग्रेविटेशनल लेंसिंग को समझाने की बात करें। और यही चीज़ जो है ना, देखो यहाँ पर एक रिंग के फॉर्म में बन रही है, इसी को यहाँ पर आइंस्टाइन रिंग बोला गया है। क्योंकि जैसे जैसे लाइट बेंड होगी, जैसे जैसे लाइट बेंड होगी, जैसे जैसे लाइट बेंड होगी, 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 लाइट बेंड होगी। मान लो लाइट यहाँ से आ रही है, कोई मैसिव ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तो लाइट बेंड हो जाएगी। ठीक है, फिर ये मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ गया, लाइट बेंड हो जाएगी। फिर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ, लाइट बेंड हो जाएगी। तो बेंड होते 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 एक सर्किल बन जाता है, और जो लाइट होती है वो किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक सर्किल के फॉर्म में दिखता है, वही आइंस्टाइन रिंग कहलाता है। और इसके पीछे रीजन कौन है, लाइट बेंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जिसका कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था, जिसका कंसेप्ट जो है वो आइंस्टाइन ने दिया था। करेक्ट, आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, ओके, हाइड्रोजन बहुत जरूरी, अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो ये गैलेक्सी नहीं होती। सैटेलाइट फोन को लेके कुछ नए समाचार आ रहे हैं। सैटेलाइट फोन वही होते हैं जो कन्वेंशनल फोन के ठीक अपोजिट मान लो। कन्वेंशनल फोन ऐसे होते हैं जो, कन्वेंशनल फोन अगर हम बात करें, कन्वेंशनल मतलब वो फोन जो आपके हाथ में है। कन्वेंशनल फोन वही जिसको आप कॉमर्शियल फोन के नाम से भी जानते हैं, कॉमर्शियल फोन के नाम से भी जानते हैं। उसके विपरीत अगर आप सैटेलाइट फोन को देखेंगे तो कॉमर्शियल फोन या कन्वेंशनल फोन जो होते हैं बच्चा, वो करते हैं काम किसकी मदद से, टावर की मदद से, वो टावर की मदद से। लेकिन सैटेलाइट फोन जो होते हैं वो करते हैं काम किसकी मदद से, वो काम करते हैं सैटेलाइट की मदद से। ओके, इसलिए जहां पर टावर नहीं होता वहां पर भी सैटेलाइट फोन होता है जो काम करता है। कन्वेंशनल फोन को लेकर यूपीएससी ने 2012-13 के आसपास एक क्वेश्चन दे पूछा था, आयनोस्फीयर जरूरी होता है। आपको पता है अगर इस एटमॉस्फेयर में आयनोस्फीयर नहीं होता तो आज आप में से किसी के पास भी कन्वेंशनल फोन नहीं होता। सैटेलाइट फोन के केस में आयनोस्फीयर की जरूरत नहीं होती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 12-13 के आसपास पूछ भी लिया आपके पेपर में, पर आप तो करंट अफेयर्स के फीस में बिजी हैं, आप कभी इन क्वेश्चंस को देखेंगे ही नहीं। ओके, तीसरी चीज आपको और बताता हूं कि जो कन्वेंशनल फोन होता है, ओके, यहां पर सिग्नल्स जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन सैटेलाइट फ़ोन में एक निगेटिव क्या है, इसमें सिग्नल्स पहले सैटेलाइट तक जाता है, फिर सैटेलाइट से आता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर कॉल डिले जैसी दिक्कतें होती हैं जो थोड़ी होती हैं। लेकिन वहीं पर सैटेलाइट फ़ोन, अगर आप किसी जैसलमेर में जाइए, सहारा डेजर्ट में जाइए, अमेजॉन फॉरेस्ट में जाइए, जहाँ पर टावर हो ही नहीं सकता, समुद्र में उतर जाइए, हिमालय पर्वत पर चले जाइए, एरोप्लेन के अंदर चले जाइए, जहाँ टावर हो ही नहीं सकता उस एरियाज़ में, तो वहाँ पर भी आप सैटेलाइट फ़ोन के द्वारा जुड़ सकते हैं। सैटेलाइट फ़ोन की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे आप इरिडियम, आपने नाम सुना होगा, फिलहाल इरिडियम तो अब बैन कर रहे हैं भारत में ना, ग्लोबल स्टार सुना होगा,
ओके, थूरिया सुना होगा। ये सब वो कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में सैटेलाइट फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर्स के फॉर्म में जानी जाती है, पर सैटेलाइट फ़ोन आपको अलाउ नहीं है। सैटेलाइट फ़ोन को अगर देखिए तो इसको लेके कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं। सैटेलाइट फ़ोन वही होते हैं जो पूरी तरह से सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। इनमें सेल फ़ोन टावर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। दूसरी जो सैटेलाइट फ़ोन जो होते हैं वो किसी रिमोट एरियाज़ वगैरह में आसानी से काम कर सकते हैं, जनरली जहाँ पर टावर्स वगैरह नहीं है, सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। सैटेलाइट फ़ोन की परमिशन के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए असल में क्या होता है कि कसाब जो था, कसाब आपने सुना होगा 26/11 अटैक, वहाँ पे कसाब का नाम आया था। कसाब जो था एक्चुअल में वो सैटेलाइट फ़ोन ही लेकर दोस्त भारत के अंदर एंटर किया था। पर यहाँ पर भारत में सैटेलाइट फ़ोन को लेकर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है। सैटेलाइट फ़ोन उन्हीं लोगों को परमिटेड होंगे जहाँ पर कोई स्पेसिफिक परमिशन पर बेस्ड होकर कोई एनओसी आपको लेना होगा, जनरली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तभी आपको ये चीज़ अलाउ किया जाएगा, ठीक है, सैटेलाइट फ़ोन के लिए। तो सैटेलाइट फ़ोन के लिए कुछ कंडीशंस हैं भारत में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इवन जो विजिटर्स भारत में आते हैं वो भी सैटेलाइट फ़ोन कैरी नहीं कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक परमिशंस फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी। ये कुछ नई चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बताऊं, इरिडियम और थूरिया ये जो सैटेलाइट फ़ोन है वो अनऑथराइज्ड हैं, इलीगल हैं भारत में। तो सर इसका मतलब फिर तो ग्लोबल स्टार ही ठीक है? फिलहाल अभी तक तो ऐसा ही दिख रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिले हैं उसके आधार पर। स्क्रैमजेट इंजन की बात करते हैं। ये एक जेट इंजन टेक्नोलॉजी है और 2016 में इसका ट्रायल होता है। अब आपको अगर सर 2016 में ट्रायल होता है तो आप युग बढ़ा रहे हैं, ये एवरग्रीन टॉपिक है, आपके लिए करंट अफेयर्स होगा। अगर ये 2023 के प्रीलिम्स में आ जाता है तो मेरे लिए एक स्टैटिक हो गया 2016 के बाद से। मैं आपको लगातार ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। इवन जेट इंजन पर यूपीएससी ने पहले भी 2 क्वेश्चन पूछे हैं। जेट इंजन टेक्नोलॉजी पर यूपीएससी ने पहले भी 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक जनरल क्वेश्चन पूछा है। अगर हम बात करें कन्वेंशनल प्लेन के बारे में, कन्वेंशनल प्लेन वही जिसको आप कॉमर्शियल प्लेन भी कहते हैं। कन्वेंशनल प्लेन वही जिसको आप कॉमर्शियल प्लेन भी कहते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग यही बात करते हैं जेट इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए कॉमर्शियल प्लेन जो होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल आने जाने के लिए। जेट प्लेन वो होता है जनरली मिलिट्री वाले यूज़ करते हैं, एयरफोर्स वाले करते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। कन्वेंशनल प्लेन की हाइट होती है ट्रोपोस्फियर से लेकर स्ट्रेटोस्फियर की, पर जेट प्लेन की होती है स्पेशली स्ट्रेटोस्फियर ही होती है। वो स्ट्रेटोस्फियर में बहुत आसानी से घूमते हैं। ये ट्रोपो से लेकर स्ट्रेटो तक हो सकते हैं, ये ट्रोपो से लेकर स्ट्रेटो तक हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जेट इंजन आपको देखो तो ये करीब करीब 15 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की हाइट जो होती है स्ट्रेटोस्फियर की होती है, यहाँ पर आसानी से मूव करता है। दूसरा रीज़न ये जेट इंजन जहाँ पर मूव करता है स्ट्रेटोस्फियर है, वहाँ पर ज़्यादातर हॉरिजेंटल विंड्स होते हैं। और हॉरिजेंटल विंड्स अगर ऐसे विंड चल रहे होते हैं ऐसे, और प्लेन भी ऐसे चल रहा होता है, किसी तरह का डिस्टर्बेंसेस नहीं होता। लेकिन वही कन्वेंशनल प्लेन देखो तो वो हॉरिजेंटल विंड्स तो होते हैं, साथ साथ उनमें वर्टिकल विंड्स भी पाए जाते हैं। इस साथ साथ उनमें वर्टिकल विंड, और जब वर्टिकल विंड्स ऐसे ऐसे चलेगा दोस्त, और अगर एरोप्लेन ऐसे चल रहा है ऐसे ऐसे चलेगा तो वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस होते हैं। इसीलिए कहते हैं कन्वेंशनल प्लेन जहाँ पर होते हैं वहाँ टर्बुलेंस ज़्यादा होता है, मोर होता है, और यहाँ पर टर्बुलेंस जो है वो लेस होता है। तो यहाँ पर प्लेन आसानी से उड़ सकता है। आपको पता है जो जेट इंजन होते हैं वो जिस हाइट तक उड़ते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन होता है। और अगर स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन नहीं होता तो वहाँ पर ओजोन नहीं बनता। ओजोन इटसेल्फ फॉर्म इन द स्ट्रेटोस्फीयर, आपने सुना होगा ओजोनोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होता है, और इसलिए होता है वहीं पर उसी एरियाज में क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। जब लेस देन 240 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, जब सन की 240 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ ऑफ लाइट अर्थ की तरफ आती है तो वहाँ पर ओजोन का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन फिलहाल दोनों जगह होता है, इसीलिए कभी भी जेट इंजन में एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर यूज नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम किसी लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम प्रोपेलेंट की बात करते हैं, यानी वहाँ पर फ्यूल के साथ एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर भी ले जाना होता है। ओके, अब स्क्रैमजेट इंजन में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। एक्चुअल में जो जेट इंजन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, टर्बोजेट, रैमजेट और स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट इंजन यहाँ पर देखो आपकी स्क्रीन में 3 तरह के इंजन है जो दिखाए गए हैं, टर्बोजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट। इसको मैं आगे ले जाकर आपको थोड़ा और क्लियर दिखाता हूँ। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जेट इंजन में यहाँ 3 इंजन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऊपर वाला जिसको हम कहते हैं टर्बोजेट। आपको पता है एक चीज़ मैं आपको बता दूँ स्पीड के बारे में, जब भी आप किसी फाइटर प्लेन या जेट प्लेन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे स्पीड ज़रूर आती है। स्पीड में हम हमेशा 1 मैक नंबर की बात करते हैं। 1 मैक नंबर इक्वल टू हम कहते हैं 332 मीटर पर सेकेंड को। 1 मैक नंबर इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। और ये वैल्यू कहाँ से ली गई? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड आता है। इस पैरामीटर को 1 मैक नंबर कहा जाता है। आप एक काम करो, ये जो 1 मैक नंबर है ना 332 मीटर पर सेकेंड, इसके बेसिस पर हम किसी फाइटर प्लेन,
किसी मिसाइल, इन सारी चीज़ों की किसी सबमरीन, इन सब की स्पीड डिफाइन करते हैं। और वो स्पीड जो होते हैं वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज में आते हैं, और आई एम वेरी श्योर आप में से काफ़ी स्टूडेंट जाते हैं सबसोनिक स्पीड, दूसरा जिसे कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड, और तीसरा जिसे कहते हैं हाइपर सोनिक स्पीड। तो सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। सबसोनिक हम उसको बोलते हैं जिसकी स्पीड लेस देन 1 मैक होती है। सुपरसोनिक लेस देन 1 मैक का मतलब होता है 332 मीटर पर सेकंड से कम, यानी 280 मीटर पर सेकंड हो गया तो भी चल जाएगा। सुपरसोनिक जो होता है वो 1 मैक प्लस होता है, और अप टू जाता है ये 5 मैक तक, अप टू बच्चा ये जाता है 5 मैक तक। और हाइपरसोनिक जो होता है वो 5 मैक प्लस जाता है। तो 1 मैक से कम, 1 मैक प्लस, अप टू 5 मैक और 5 मैक प्लस। इसी आधार पर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। असल में इसी सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक के बेस पे हम लोग यहाँ पर जेट इंजन को पढ़ने जा रहे हैं। जेट इंजन में क्या क्या होता है अब देखो यहाँ पे। अब मैं आपको लिए चलता हूँ, सारी चीज़ें समझाता हूँ। समझो दोस्त, यहाँ पे जो आप इंजन देख रहे हो ना, 3 तरह के इंजन है। ऊपर वाला जो आपको पहला दिख रहा है, इट इज़ अ टर्बोजेट इंजन। इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ टर्बोजेट इंजन। इट इज़ अ टर्बोजेट इंजन। Second one, that is a ramjet engine. Second one, that is a ramjet engine. And third one is what? That is called scramjet engine. Third one is what? That is a scramjet engine. So turbojet, ramjet, scramjet, ये 3 अलग अलग इंजन है, ठीक है। इन सबकी अलग अलग हाइट होती है जिस पे काम करते हैं। पता है ये इंजन के लिए सबसे अच्छी हाइट होती है 25 किलोमीटर, इसके लगभग 35-40 किलोमीटर, इसके लिए 40-45 किलोमीटर। अब देखो ऐसा है कि ये सारी की सारी जो हाइट्स है ना बच्चा, वह स्ट्रेटोस्फीयर है, यानी हर जगह पर ऑक्सीजन पाया जाता है। अब जानते हो यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर एक टरबाइन होता है, और किसी भी जेट इंजन का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, कोई भी जेट इंजन 3 प्रोसेस होकर काम करता है। पहला जिसको हम कहते हैं कंप्रेशन फेज, दूसरा जिसको हम कहते हैं कंबशन फेज, और तीसरा जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन फेज। कंप्रेशन फेज जहाँ पर चीज़ें कंप्रेस हो जाती हैं, डेंस हो जाती हैं। कंबशन का मतलब होता है जहाँ चीज़ें जलती हैं, और कोई भी चीज़ जलती है तो वो फैलती है। फैलती का मतलब वहाँ पर एक्सपेंशन होता है। यहाँ पर एक टर्बोजेट इंजन में क्या है, एक टरबाइन लगा, एक फैन लगा हुआ है। वो फैन तेजी तेजी घूमता है, एयर को फोर्सिबली अंदर की तरफ खींचता है, और जब एयर को फोर्सिबली अंदर की तरफ खींचता है, यहाँ का जो एरिया होता है देखो वो नैरोवर होता है, और चीज़ कंप्रेस हो जाती है। और कंप्रेस होने के बाद जो एयर अंदर आता है, तो एयर अंदर आता है, यहाँ पर जलता है, और जब जलता है तो तेजी से पीछे की तरफ जाता है। तो जो पीछे की तरफ जाता है, जो एक्सपेंशन होता है, वो होता है बच्चा यहाँ पर सबसोनिक स्पीड से। और अगर एक्शन सबसोनिक से होता है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आपने सुना होगा, रिएक्शन भी सबसोनिक से होता है। और यहाँ जो प्लेन होता है वो सबसोनिक स्पीड से आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर स्पीड आती है लेस देन 1 मैक। तो लेस देन 1 मैक होता है जिसे हम कहते हैं सबसोनिक स्पीड। फिर क्या होता है, अब धीरे धीरे प्लेन और ऊपर जाता है, और यहाँ पर इस इंजन को मॉडिफाई करके हम रैमजेट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी इंजन इज गोइंग टू मॉडिफाई इन द रैमजेट। और यहाँ पर अब क्या होता है, इस इंजन की वजह से सबसोनिक स्पीड हो चुकी है, यानी यहाँ पर जो एयर एंटर कर रहा है वो आ रहा है सबसोनिक स्पीड से, वो आ रहा है सबसोनिक स्पीड से। और नाउ इट इज गोइंग टू कंप्रेस्ड, यहाँ पर डेंस हो जाता है। डेंस होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जलता है, यानी कंबशन होता है, और उसके बाद फोर्सिबली पीछे की तरफ जाता है, यानी एक्सपेंशन होता है। आप खुद देखो, अगर इस इंजन को ओपन मॉडिफाई इसमें कर दिया जाता है, इस इंजन की वजह से स्पीड क्या हो गई, सबसोनिक, तो इससे एंट्री भी सबसोनिक स्पीड से हो रही होगी। सबसोनिक स्पीड से हवा आएगी, यहाँ पर बर्न होगा, कंबशन होगा, फोर्सिबली पीछे की तरफ जाएगा। जो फोर्सिबली पीछे की तरफ जाएगा वो होता है सुपरसोनिक। अगर एक्शन सुपरसोनिक है तो इसका रिएक्शन क्या है, एक्शन सुपरसोनिक है तो इसका रिएक्शन भी क्या है, इसका रिएक्शन भी है सुपरसोनिक। अब प्लेन क्या होगा, फिर मॉडिफिकेशन, यानी यहाँ पर स्पीड कम से कम 3 से 6 मैक के आसपास तक चला जाता है। कहाँ, ये जाता है रैमजेट के केस में। अब देखिए यहाँ पे जो इंजन है वो फिर मॉडिफाई होता है, और इंजन और हाइट पे जाता है 45 किलोमीटर। यहाँ पर जो एंट्री होती है कब स्पीड से होती है, अभी इसने सुपरसोनिक बना रखा है तो यहाँ पर बच्चा एंट्री होगी सुपरसोनिक स्पीड से। अब सुपरसोनिक स्पीड से हवा एंटर की, अब यहाँ पर कंबशन होगा, फिर फोर्सिबली पीछे की तरफ जाएगा, और फोर्सिबली पीछे की तरफ जाएगा। यहाँ मैं आपको नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा क्योंकि मैं आपके स्टेटमेंट के आगे आ रहा हूँ, तो यह है एक्सपेंशन। और फिर यहाँ पर अगर पीछे की तरफ, यहाँ पर हाइपरसोनिक, यहाँ कौन सी स्पीड होती है बच्चा, यहाँ पर होता है हाइपरसोनिक। यहाँ पे कौन सी स्पीड होती है ना, यहाँ पर है ना, यहाँ पर हाइपरसोनिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हाइपरसोनिक स्पीड से पीछे जाता है, और हाइपरसोनिक से पीछे जाता है तो एक्शन के बाद रिएक्शन क्या हो जाता है, हाइपरसोनिक। यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि 24 मैक और उसके ऊपर तक स्पीड हो जाती है इन दिस केस ऑफ स्क्रैमजेट इंजन। यही स्क्रैमजेट इंजन है जिसको 2016 में हमने टेस्ट किया था, और यही स्क्रैमजेट इंजन है जिसको अभी और ट्रायल किया जा रहा है। इसको टीडी लिखा जा रहा है अभी इसरो की साइट पर। टीडी का मतलब मैंने अभी पीछे बोला था, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब है कि अभी इसमें और ज़्यादा इसे डेवलप करने की आवश्यकता है।
ओके, इसे और ज़्यादा डेवलप करने की आवश्यकता है। यही स्क्रैमजेट इंजन है और आपको पता है स्क्रैमजेट इंजन पूरी तरह से रैमजेट इंजन का मॉडिफिकेशन है। रैमजेट इंजन में देखो एस और सी लगा दो, स्क्रैमजेट हो जाता है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। तो ठीक है ना, यहाँ सुपरसोनिक की एंट्री से हवा आ रही है, यहाँ उससे बर्निंग हो रही है, कंबशन हो रहा है, फिर पीछे जा रही है, इसको बोलते हैं सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन। और सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन जो है वो हमारे इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है ब्रह्मोस 2 में, जिसकी स्पीड हाइपरसोनिक होगी, यानी 5 मैक से ज़्यादा होने वाली है, उसमें हम स्क्रैमजेट इंजन को ही लगाने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं दोस्त, भगवान करे आगे आने वाले समय में हमारे जो साइंटिस्ट हैं और बेहतरीन काम करें स्क्रैमजेट जैसे इंजन को हम आगे चलकर अपने फाइटर प्लेन्स में और आगे चलकर ब्रह्मोस 2 जैसे मिसाइल्स में लगाकर, और हमारे पास देश का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल हो जो 5 मैक के ऊपर आसानी से जा सकता है। अभी भारत के पास जो स्पीड वगैरह है वो हमारे पास सुपरसोनिक तक का है, जहां ब्रह्मोस 1 में आपने देखा होगा 2.5 से 2.8 मैक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया है। और वही ब्रह्मोस की में जो रैमजेट इंजन लगाया गया है वो रैमजेट इंजन हमने रशिया से लिया है, और रशिया की मदद से हमारे पास ब्रह्मोस 1 और रशिया की मदद से हमारे पास आकाश मिसाइल जो IGMDP प्रोग्राम के अंदर आता है वो उसमें भी रैमजेट ही लगाया गया है। अब हम आपको लिए चलते हैं कुछ स्कीम्स प्रोग्राम्स के बारे में जो कि ये एग्जाम की डिमांड होती है। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है युविका, युवा विज्ञान कार्यक्रम, जो एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है। करना क्या होता है यहाँ पे, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो बच्चे होते हैं स्कूल लेवल पर, उनको प्रेरित करता है, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया जाता है। ओके, जहाँ पर यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कोशिश की जाती है कि अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़े हुए जो बेसिक नॉलेज होते हैं उनको मुहैया कराया जाए। ये एक इमर्जिंग ट्रेंड है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो नए यंगस्टर्स हैं उनको उधर की तरफ इंटरेस्ट पैदा करना। ओके, तो इसके लिए कहते भी इस प्रोग्राम का नाम है कैच देम यंग, यानी जो यंग बच्चे हैं उनको पकड़िए, उनको लाइए और उनको प्रेरित कीजिए। यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ये एंकरेज करता है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, और ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो स्टेम कंसेप्ट पर आधारित है। स्टेम क्या होता है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स बेस्ड जो रिसर्च कैरियर है उस पर आधारित होता है। यहाँ पर अब बात होती है स्टेम क्या क्या है, स्टेम के बारे में, तो मैं थोड़ा सा स्टेम के बारे में आपको लेकर आया हूँ। स्टेम भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये है क्या, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है जो करीब करीब इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर काम करता है। इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर काम करता है। यहाँ पर रेगुलर साइंस और मैथमेटिक्स से जुड़े डिफरेंट तरह के एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। एलिमेंट्री स्कूल्स में जो एजुकेशन है वहाँ पर साइंस में और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश एक स्टेम प्रोग्राम के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोशिश की जाती है रियल वर्ल्ड से तकनीकी को जोड़ना और उसके हिसाब से सोचना, जैसे लोगों की थिंकिंग, बच्चे जो हैं उस तरह से डायनेमिक हों, ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ों को सोच सकें और कर सकें। अगला एक कंसेप्ट है छोटा सा उन्नति, जिसका नाम है यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग, जो इसरो देता है। इसरो की साइट पे आप जाएंगे तो उन्नति कार्यक्रम के बारे में आपको लिखा मिलेगा। इसरो द्वारा किया गया, इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है, भारत सरकार के अंदर काम करता है। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो नैनो सैटेलाइट असेंबली और बिल्डिंग के लिए काम करता है। नैनो मतलब जो बहुत ही छोटे आकार के सैटेलाइट होते हैं। यहाँ पर असल में करते क्या, उन्नति जो है इसके अंदर एक बात बताऊँ, फॉरेन इंजीनियर, साइंटिस्ट, ऑफिशियल, ये सब इसके अंदर आकर उन्नति प्रोग्राम के अंदर ट्रेंड होते हैं। ये ट्रेनिंग जो होती है जनरली एक अपॉर्चुनिटी है, जनरली जो उन सारे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के लोगों को एक तरह से एक स्ट्रेंथन ही देती है, जहां पर हम असेंबली, इंटीग्रेटिंग और नैनो साइज के सैटेलाइट्स को टेस्टिंग कर हम उसको अपनी जगह पर भेजते हैं। तो एक तरह से पूरी की पूरी तरह से एक प्रोग्राम हो गया। एक्चुअल में 2018 में वियना में, इंडिया में पहली बार जो 50th एनिवर्सरीज ऑफ फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस था, वहां पर इसका अनाउंसमेंट किया गया था। सबसे पहले इवन 60 पार्टिसिपेंट 33 कंट्रीज से इससे फायदा ले चुके हैं। 2 महीने के अंदर सच 2 मंथ रेजिडेंशियल प्रोग्राम इसके अंदर दिया जाता है। मतलब जितने सालों से चल रहा है उसमें 2 मंथ का प्रोग्राम दिया जाता है। और इसको अगर बोला जाए तो इस पूरे प्रोग्राम को जो कंडक्ट करता है वो इसरो का एक सेंटर है, इसका नाम है यू आर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में। यही पूरे के पूरे कार्यक्रम को करता है, मतलब पूरे प्रोग्राम का संचालन इसी के हाथ में है। तो ये सारा का सारा जो डिस्कशन था आपके पेपर के लिए 23-24 के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक क्लासेस आप मेरे से सुन चुके हैं, और इसके अलावा अगर आपने अभी भी इसमें कुछ करंट अपडेट्स रह जाता है तो इसको साथ साथ कर लीजिएगा, आपका वो भी हो जाता है। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर जाकर आप PDF को ले लीजिएगा, इसे मिस मत कीजिएगा। फेसबुक पर मेरा जो फेसबुक पेज है जहाँ पर प्रोफाइल है, यहाँ पर मेरे साथ जुड़े रहें, यहाँ अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको मिल जाता हूँ, Ravi_P_Agrari। इन सब चीज़ों पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरे कोर्सेज हैं, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, लिटरली सीखना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए है, तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप बिल्कुल अपना समय बर्बाद ना करें, आप सिर्फ करंट अफेयर्स ही करें। तो यहाँ पर पूर्वांचल ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिस पे आप जाकर कोर्सेज को सुन सकते हैं।
और ये स्कैनर कोड है, इससे सीधा आप एप्लीकेशन को ले सकते हैं। ओके, सीधा एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं। ये वो किताबें हैं जो अवेलेबल हैं, और जो मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो किताब ना पढ़ें, और अगर आपके पास टाइम है, आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यूज़ कि आप ये क्वेश्चन छूटे नहीं, आपको विषय सीखना है, तो किताब को ज़रूर पढ़ें। क्योंकि मैं नहीं कह सकता आपको कि किताब पढ़ें, क्योंकि आप लोग आज की नई जनरेशन है जो किताबों से ज़्यादा 40 पन्ने के नोट्स पर भरोसा करने लगे हैं। चलेगा, कोई बात नहीं, ये चीज़ें आपको 6 अटेम्प्ट के बाद समझ में आती हैं कि नॉलेज किताबों से आते हैं, 40 पेज के नोट से नहीं। थैंक यू एवरीवन, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।